अध्याय 1 सूर्य चोर मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ। अध्याय 1 सूर्य चोर मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ। मो फैन के लंबे बाल खुले हुए थे और उनका अलौकिक शरीर जमीन से 3 फीट ऊपर हवा में तैर रहा था। उसने निराशा भरी नजरों से बिस्तर पर पड़े पीले कमजोर सांस वाले लड़के को देखा। भगवान कितना निर्दयी है। मैं एक अच्छा ऑनलाइन लेखक हूँ और ज्यादा अपडेट करने पर इनाम पाने के लिए रात रात भर लिखने में लगा रहता हूँ, लेकिन असल में मैं अपनी लिखी किताब में ही डूबा रहता हूँ। मुझे समय के माध्यम से यात्रा करने दो, मुझे नायक बनने दो। सिस्टम और रिंग ग्रैंडफादर मेरी रक्षा करते हैं, रास्ते में राक्षसों से लड़ते हैं और लड़ते हैं, सुंदरियों के साथ दोस्ती करते हैं और जीवन भर की प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। क्या यह अच्छा नहीं है? ज्यादा से ज्यादा आप यही चाहेंगे कि मैं एक राहगीर बनकर नायक के पीछे पीछे चलूं और उसकी जय जयकार करूं। जब नायक सफल हो जाए तो मैं भी उसके साथ प्रसिद्धि पा सकूं, है ना? अगर यह सचमुच काम नहीं करता तो आप मुझे खलनायक बना सकते हैं। मैं लेखक हूं और मैंने नायक के सारे कारनामे छीन लिए हैं, तो क्या मैं नायक नहीं हूं? अंत में मैं आपसे विनती करता हूं, क्या आप मुझे इंसान बनने की इजाजत दे सकते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं रिंग में दादा बनूं? एक आत्मा? इससे भी अधिक भयावह बात यह है कि मैं अभी भी मुख्य खलनायकों में से एक हूं, मो किंग जो 10 अध्यायों से अधिक जीवित नहीं रह सका। मो फैन की मानसिकता ध्वस्त हो गई। ज्यादा फिजूल खर्ची मत करो। तुम्हारे सामने बिस्तर पर लेटा यह युवक ठीक लग रहा है, लेकिन इसका दिमाग ठीक नहीं है। वह कुछ हद तक मो फैन जैसा दिखता है और वास्तव में मो फैन का वंशज लगता है। वह तियाननान शहर के सबसे बड़े परिवार मो परिवार का सबसे बड़ा बेटा है। वह 16 साल का है और अपने धनी परिवार और अपनी प्रतिभा पर निर्भर है। वह छोटी उम्र में ही मार्शल आर्ट के शिखर पर पहुंच गया था और तियाननान शहर में नंबर 1 जीनियस के रूप में जाना जाता था। दुर्भाग्य से कम उम्र में उसकी प्रसिद्धि ने उसे अनियंत्रित और बदचलन बना दिया। शहर के पुरुषों और महिलाओं को धमकाना और हर तरह की बुराई करना, यह उसके पिता मो किंग द्वारा दिए गए अच्छे नाम की बर्बादी थी। यह लड़का कामुक है और तियानान शहर के एक अन्य प्रमुख परिवार चू परिवार के मुकुट का रत्न चू यानरान का पीछा करता है। चू यानरान तियानान शहर के दूसरे सबसे बड़े परिवार चू परिवार का मुकुट रत्न है। वह सुंदर है और 16 साल की उम्र में ही एक सुडौल युवती बन गई है। उसे तियानान शहर की सबसे खूबसूरत महिला के रूप में जाना जाता है। 6 साल की उम्र में ही उसे धरती जैसी कदकाठी का पता चल गया था और अब उसकी ताकत लगभग मो किंग जितनी ही है। बचपन से ही अनगिनत लोगों ने उसकी प्रशंसा और तारीफ की है। वह स्वर्ग का सच्चा गौरव है। वह मो किंग जैसे धाकड़ बदमाश के साथ कैसे विनम्र हो सकती है, लेकिन मो किंग अपने गुंडे स्वभाव के साथ इतनी सुंदरी को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता था? मो किंग द्वारा सार्वजनिक रूप से उसे प्रपोज करने की योजना के दौरान चू यानरान इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने लिन यांग को, जिसे सड़क से उठाया गया था, ढाल की तरह इस्तेमाल किया। नतीजतन मो किंग और लिन यांग दुश्मन बन गए। यह लिन यांग मो फैन की किताब का नायक है। उसका जन्म तियाननान शहर के एक छोटे से परिवार लिन परिवार में हुआ था। वह सर्वोच्च स्तर की दिव्य हड्डियों के साथ पैदा हुआ था, लेकिन उसके हाथ की अंगूठी वाला बूढ़ा व्यक्ति कई वर्षों तक उसकी साधना के फल चुराकर अपना पोषण करता रहा। उसने 6 साल की उम्र में प्रशिक्षण शुरू किया और 1 महीने में ही एक प्रथम श्रेणी का योद्धा बन गया। उसे कभी तियानहान शहर का नंबर 1 प्रतिभाशाली योद्धा माना जाता था और यह भविष्यवाणी की जाती थी कि वह भविष्य में तियानहान महाद्वीप पर राज करने वाला एक शीर्ष व्यक्ति बनेगा। लेकिन अगले 10 सालों में उसने कोई खास प्रगति नहीं की। 16 साल की उम्र में भी वह एक प्रथम श्रेणी के योद्धा के स्तर का ही था। तियाननान शहर में हर कोई उसका मजाक उड़ाता था और परिवार में भी उसे तंग करता था। यदि लिन यांग के पिता लिन परिवार के वर्तमान मुखिया नहीं होते तो उन्हें बहुत पहले ही लिन परिवार से निष्कासित कर दिया गया होता। 10 साल के सहयोग के बाद रिंग में दादाजी, जो महाद्वीप के सर्वश्रेष्ठ कीमियागर थे, जागे लिन यांग को अपना शिष्य बनाया। उसे मार्शल आर्ट और कीमिया की तकनीकें सिखाई और लिन यांग को मजबूती से उभरने और तियानहान महाद्वीप का सबसे ताकतवर व्यक्ति बनने में मदद की। उन्होंने उस शून्य को तोड़ दिया और एक ऐसी किंवदंती छोड़ गए जो हमेशा के लिए अमर रहेगी। लेकिन मो किंग जो उस समय कोमा में था, यह नहीं जानता था कि दूसरी पार्टी ही चुनी हुई है। इतनी खूबसूरत महिला उसके सामने थी तो वह कैसे पीछे हट सकता था? उसने लिन यांग को पूरी तरह से बर्बाद करने की धमकी दी। अपने दादा की मदद से लिन यांग आत्मविश्वास से भरपूर था। उसने सबके सामने मो किंग के साथ युआनजियान संप्रदाय के शिष्य भर्ती क्षेत्र में 3 महीने में विजेता का निर्धारण करने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करने का समझौता किया। मो किंग एक शीर्ष योद्धा था तो उसे लिन यांग, जो एक अव्वल दर्जे का निकम्मा था, की चुनौती की परवाह कैसे हो सकती थी? लिन यांग तो बस एक गिरा हुआ निकम्मा था जिसका 10 सालों तक मजाक उड़ाया गया था। लिन परिवार मो परिवार के अधीन एक छोटी सी सेना है जो तियाननान शहर में अस्तित्व और विकास की तलाश में है। लेकिन सुंदरता के सामने उन्होंने सोचा कि उन्हें अपनी छवि बनाए रखनी होगी और वास्तव में वे सहमत हो गए। तियाननान शहर में नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में उन्हें पहले से ही युआनजियान संप्रदाय से वादा मिल चुका था और शिष्य भर्ती प्रतियोगिता में भाग लेने की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं थी। अति आत्मविश्वासी लिन यांग के सभी आत्मसम्मान को कुचलने के लिए मो किंग ने शिष्य भर्ती प्रतियोगिता में जबरदस्ती भाग लिया और पहले दौर में लिन यांग का सामना करने के लिए पर्दे के पीछे की स्थिति में हेरफेर करने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। वह लिन यांग को सबके सामने रिंग में बेरहमी से कुचलना चाहता था ताकि सभी को पता चल सके कि यह कूड़ा करकट उसका प्रतिद्वंद्वी बनने के लायक नहीं है। परिणाम स्वरूप लिन यांग को अब अपने दादा का सहारा लेने की जरूरत नहीं रही। अमृत की मदद से उसकी प्राकृतिक हड्डियां पूरी तरह से खुल गईं। 3 महीनों के भीतर उसने 8 लोगों को पार कर लिया और मार्शल आर्ट के शिखर पर पहुंच गया। यह पता चलने के बाद कि लिन यांग की ताकत अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई थी और वह उससे कम नहीं थी, मो किंग शर्म और गुस्से से भर गया और उसने छद्म मार्शल कलाकार क्षेत्र में जबरन प्रवेश करने के लिए प्रतिबंधित दवाओं का सेवन किया। हालांकि लिन यांग ने उसे एक ही मुक्के से हरा दिया। न सिर्फ सबके सामने उसकी इज्जत चली गई, बल्कि प्रतिबंधित दवाओं के सेवन से उसकी नींद भी तबाह हो गई। अब वह मर रहा है और उसकी जान को खतरा है।
लिन यांग ने शिष्य भर्ती प्रतियोगिता जीत ली और युआन जियान संप्रदाय द्वारा शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया। मो किंग कुआंग, जिसका आधार पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, अब प्रशिक्षण के लायक नहीं रहा, इसलिए युआन जियान संप्रदाय ने सार्वजनिक रूप से उससे किया अपना वादा वापस ले लिया। तब से मो परिवार पूरे तियाननान शहर का हंसी का पात्र बन गया और मो किंग कुआंग ने मंच पर आने का मौका खो दिया और मारा गया। संपूर्ण तियानहान महाद्वीप के निर्माता देवता के रूप में महान लेखक मो फैन स्वाभाविक रूप से जानते थे कि एक पल में यह अगोचर प्रारंभिक खलनायक दुनिया छोड़ देगा। मनुष्यों के लिए अदृश्य दृष्टिकोण से मो किंग कुआंग के शरीर से धीरे धीरे धुएं के गुबार निकल रहे थे। धीरे धीरे वह हवा में उसके जैसी एक भ्रामक आकृति में परिवर्तित हो गया। मो फैन जानता था कि मो किंग कुआंग की आत्मा उसके शरीर को छोड़ चुकी है और हवा में गायब होने वाली है। मो किंग कुआंग की आत्मा ने भ्रम में चारों ओर देखा, बिस्तर पर अपने स्वयं के पीले और बेजान शरीर को देखा, साथ ही डॉक्टर, नौकरों और उसके पिता मो शान को बिस्तर के पास लाल आंखों से सेवा करते हुए देखा और उसके दिल में उदासी की भावना उठी। क्या मैं मर गया हूँ? मैं तो साफ तौर पर एक मार्शल आर्टिस्ट के स्तर पर पहुंच गया हूँ, तो फिर मैं उस हारे हुए लिन यांग से क्यों हार गया? उसकी ताकत इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई? मो किंग कुआंग ने भौहें चढ़ाई, उसकी आंखें गहरी नाराजगी से भर गईं। वह हार मानने को तैयार नहीं था। अपनी जमीनी कदकाठी के कारण वह बचपन से ही एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता था। उसने सिर्फ 6 महीनों में मार्शल आर्ट सीख ली और एक प्रथम श्रेणी का योद्धा बन गया। लिन यांग की मृत्यु के बाद वह तियाननान शहर का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति बन गया। अब सब खत्म हो चुका था। लिन यांग ने एक बार फिर उसे रौंद डाला था और युआनजियान संप्रदाय अपने वादे से मुकर गया था। अपने ही लोगों के मर जाने के बाद मो परिवार तियाननान शहर में हंसी का पात्र बन जाएगा। मो परिवार का अंत हो जाएगा। उसके पिता, जो हमेशा उससे बहुत प्यार करते थे, अपना बाकी जीवन कैसे बिताएंगे? मो किंग कुआंग ने अचानक ऊपर देखा और मो फैन को अपने सामने तैरते हुए पाया। उसने सफेद कपड़े पहने थे और बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसका चेहरा कुछ कुछ उसके जैसा ही लग रहा था, खासकर उसकी भौहें और आंखें, लेकिन उसके सफेद बाल अफसोस की वजह थे। हालांकि मो किंग कुआंग को इस रहस्यमय आत्मा से स्पष्ट रूप से एक परिचितता का एहसास हुआ और वह निकटता की भावना महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। तुम कौन हो? उसने मो फैन की ओर खाली नजरों से देखा और धीरे से पूछा। मो फैन ने हाल ही में दिवंगत हुए अनगिनत पीढ़ियों के तथाकथित वंशज को निराशा भरी नजरों से देखा। पोते, मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ। इस अध्याय का अंत। अध्याय 2, त्यागपत्र देने के लिए मजबूर। अध्याय 2, त्यागपत्र देने के लिए मजबूर। सूर्यचोर, मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ। ये शब्द निकलते ही मो किंग कुआंग आग बबूला हो गया। क्या मैं ही इतना दुखी नहीं हूँ? एक भटकती आत्मा को मुझे इस तरह अपमानित करना पड़ रहा है। उसका नटखट स्वभाव तुरंत भड़क उठा। क्या तुम मौत की तलाश में हो? मुझे इस तरह अपमानित करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मो फैन शांति से मुस्कुराया। मैं तो पहले ही मर चुका था। तुम मेरा क्या कर सकते हो? मो किंग कुआंग बेहद गुस्से में था और उसने मो फैन पर हमला करने के लिए अपने शरीर को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने पाया कि उसका शरीर दयनीय रूप से कमजोर था। खिड़की के छेद से हवा का एक झोंका आया और उसका पतला प्राण शरीर हिलने लगा और लगभग तुरंत ही नष्ट हो गया। क्या आप वंश वृक्ष सुना सकते हैं? मो फैन ने शांति से मो किंग कुआंग की ओर देखा। मेरा नाम मो फैन है। मो किंग कुआंग यह सुनकर स्तब्ध रह गया। मो फैन, सैकड़ों साल पहले वह एक शक्तिशाली मार्शल सम्राट तियानशुआन साम्राज्य का एक शीर्ष व्यक्ति और उनके मो परिवार का पूर्वज था। वह परिवार का पहला मुखिया और तियाननान शहर में मो वंश का पूर्वज था। तुम हमारे पूर्वज मो फैन हो। क्या मो फैन के पूर्वज सैकड़ों साल पहले नहीं मर गए थे? मो किंग कुआंग का चेहरा अविश्वास से भरा था। हाँ? मो फैन ने सिर हिलाया। मो किंग कुआंग ने मो फैन को एक लंबे समय तक घूरा और फिर आह भरते हुए कहा, यह सही है। चाहे आप मो फैन के पूर्वज हो या नहीं, मैं अब मर चुका हूँ। इसका क्या मतलब है? हाँ, वे सभी मर चुके हैं, तो दादा और पोते की चिंता क्यों करें? कुआंगर, इस समय बिस्तर के पास मो शान ने एक शोकपूर्ण विलाप किया। उसके मुंह से खून निकला, उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी आंखों में घृणा पदार्थ के समान ठोस हो गई। उनकी पत्नी का जल्दी निधन हो गया था और मो किंग कुआंग उनका इकलौता बेटा था। बचपन से ही उन्हें उससे बहुत उम्मीदें थीं और उन्होंने उसे हमेशा लाड़ प्यार दिया था। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अगर उसने कोई गलती की तो उसे अपने बेटे को कब्र में भेजना पड़ेगा। मो परिवार में उसका वंश ही खत्म हो जाएगा। क्रोध में आकर उसने एक शक्तिशाली आभा छोड़ी जिससे पलंग के पास खड़े डॉक्टर और नौकर उड़ गए। वे तुरंत उठे और जमीन पर गिरकर प्रणाम करते हुए बोले, स्वामी, मैं आपके लिए शोक मना रहा हूँ। अपनी संवेदना व्यक्त करें। मुझे क्या संवेदना व्यक्त करनी चाहिए? मैं कैसे संवेदना व्यक्त करूं? छोटा जानवर लिन यांग अभी भी जीवित है और मेरे बेटे का बड़ा बदला अभी तक नहीं लिया गया है। मुझे संवेदना क्यों व्यक्त करनी चाहिए? मो शान दुहक में दहाड़ा। इधर आओ, कबीले के सरदारों को इकट्ठा करो। मैं खुद उस छोटे जानवर लिन यांग को मारने के लिए टीम का नेतृत्व करूंगा और कुआंगेर का बदला लूंगा। मो शान मो किंग कुआंग के कमरे से बाहर निकला और घोषणा की, गुरुजी, सबसे बड़े युवा गुरु का निधन हो गया है। कृपया मेरी संवेदनाएं स्वीकार करें। हम आपके दुहक को समझते हैं और सबसे बड़े युवा गुरु के साथ हुए दुर्भाग्य के लिए हमें गहरा दुहक है। मो परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग मो हाई ने आगे बढ़कर सलामी दी। हालांकि लिन यांग अब युआनजियान संप्रदाय का एक अनुयायी है। प्रतिबंधित दवाओं के सेवन के कारण सबसे बड़े युवा गुरु की जबरन मृत्यु ने युआनजियान संप्रदाय को पहले ही असंतुष्ट कर दिया है। हालांकि सबसे बड़े युवा गुरु के दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव को देखते हुए उन्होंने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया और केवल उससे किए गए वादे से मुकर गए। अब जब परिवार का मुखिया लिन यांग को मारना चाहता है तो यह निश्चित रूप से युआनजियान संप्रदाय को फिर से नाराज करेगा। तब मेरे मो परिवार को शायद एक बड़ी आपदा का सामना करना पड़ेगा। मो हाई के बगल में एक अन्य व्यक्ति ने भी कहा, हाँ कुलपति, एक व्यक्ति का बदला लेने के लिए अपने परिवार के भाग्य को दांव पर मत लगाओ। मो फैन को भी मोह का प्रभाव महसूस हुआ और उन्होंने संक्षेप में उनका उल्लेख किया। मोह मो शान के चचेरे भाई हैं और वर्तमान में मो परिवार के मुख्य बुजुर्ग के रूप में कार्यरत हैं। उनकी साधना मो शान के समान ही है। उस समय वे कुलपति पद के लिए मो शान के मुख्य प्रतिद्वंद्वी थे।
अगर मो किंग कुआंग की युवा प्रतिभा, जिसने मो परिवार की युवा पीढ़ी को अभिभूत कर दिया था, न होती तो कुलपति का पद अनिश्चित ही रहता। अगर मैं अपने पागल बेटे का बदला नहीं लूंगा तो मैं उसका पिता बनने के लायक नहीं रहूंगा। मैंने मन बना लिया है, अब मुझे मनाने की कोई जरूरत नहीं है। मो शान ने हाथ हिलाया और ठंडी निगाहों से इधर उधर देखा, मानो जो भी उसे रोकने की कोशिश करेगा उसे मार डालेगा। शून्य में मो किंग कुआंग अपने पिता को ऐसा व्यवहार करते देख दुहक से भर गया। उसकी आंखों में कड़वाहट भर आई, लेकिन वह आंसू नहीं बहा सका। हवा में गूंजती पिताजी पिताजी की ध्वनि से उसका गला भर आया तथा उसे वर्षों से किए गए अपने गलत कार्यों पर गहरा पछतावा हो रहा था। यदि मैं स्वयं को विकसित कर पाता, अपनी प्रतिभा के आधार पर लापरवाही से काम नहीं कर पाता तथा विकसित होने के लिए कड़ी मेहनत कर पाता, तो मैं अपने पिता को, जो हमेशा मुझसे बहुत प्यार करते थे, अपने बेटे को खोने जैसी दुखद स्थिति में नहीं पहुंचने देता। उसने मोहाई को घूर कर देखा, जो इस समय उसके दुर्भाग्य का फायदा उठा रहा था और चाह रहा था कि वह उसे टुकड़ों में काट दे और उसकी हड्डियों को पीसकर राख बना दे। एक लंबी चुप्पी के बाद मोहाई ने कहा, गुरु, अगर आप अपनी राह पर चलने पर अड़े रहेंगे तो मैं आपको रोक नहीं सकता। मुझे डर है कि सर्वोच्च बुजुर्ग भी आपका साथ नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा युआनजियान संप्रदाय में बहुत सारे गुरु हैं। अगर गुरु को कुछ हो गया तो हमारा मो परिवार अब कहाँ जाएगा? अब जबकि सबसे बड़े युवा गुरु की मृत्यु हो गई है, युवा गुरु का पद रिक्त है। मैं किंग फेंग को गुरु के वंश में अपनाने और उसे युवा गुरु का उत्तराधिकारी बनाने के लिए तैयार हूँ। अब से मैं गुरु को बदला लेने में मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। बोलते समय मोहाई ने ऐसा दिखावा किया जैसे वह समग्र स्थिति के बारे में सोच रहा हो और बड़ी अनिच्छा के साथ अपने प्यार को त्यागने को तैयार हो। मो किंग फेंग मोहाई का बेटा है। उसका शरीर बहुत मजबूत है और वह अब 7वें दर्जे का योद्धा है। मो किंग कुआंग के बाद वह मो परिवार में नंबर 1 व्यक्ति है। मोहाई ने जिन बड़े बुजुर्गों का जिक्र किया, वे मो शान की पीढ़ी के पिता और चाचा थे, जिन्हें पारिवारिक मामलों में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। मो शान के पिता, जो परिवार के पूर्व मुखिया थे, यात्रा पर थे और बड़े बुजुर्गों में मोहाई के पिता का सबसे ज्यादा प्रभाव था। मो शान ने मोहै को उदासीनता से देखा और अचानक आकाश की ओर जोर से हंस दिया। काफी देर बाद वह रुका, हांफते हुए और तिरस्कार पूर्वक बोला, मोहै, यह देखते हुए कि मेरा मो शान परिवार विलुप्त हो गया है, क्या आप सिंहासन हड़पने के लिए इतने अधीर हैं? मोहाई ने जल्दी से कहा कि उसकी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति से ज्यादा सम्मान नहीं दिखा। लेकिन वहां मौजूद किसी को भी यह नहीं पता था कि मो किंगफेंग मोहाई का जैविक पुत्र है। अगर भविष्य में वह सचमुच परिवार का युवा स्वामी बन गया तो उसे परिवार के मुखिया का पद भी मिल सकता है। इस मो परिवार में क्या असली प्रभारी व्यक्ति मोहाई स्वयं नहीं है? मोहाई 10 साल पहले कुलपति पद के लिए अपनी दावेदारी में असफल रहे थे और अब तक टिके हुए हैं। क्या आखिरकार उनके पास यह पद फिर से हासिल करने का मौका है? मास्टर, मुझे लगता है कि सबसे बड़े बुजुर्ग ने जो कहा वह सही है। सबसे बड़े युवा मास्टर की मृत्यु हो चुकी है और युवा मास्टर किंगफेंग को आपने गोद लिया था। वह भी हमारे मो परिवार का खून है। युवा मास्टर किंगफेंग भी बहुत प्रतिभाशाली हैं। हमारे मो परिवार के भविष्य में उत्तराधिकारी होंगे। मोहाई के बगल वाले व्यक्ति ने भी यही बात दोहराई। बाकी बुजुर्गों ने एक दूसरे की तरफ देखा। महान बुजुर्ग बहुत शक्तिशाली थे और मो किंग कुआंग का अभी अभी निधन हुआ था। भविष्य में मो किंगफेंग ही निश्चित रूप से मो परिवार का भार उठाएगा। इसलिए सभी ने सिर हिलाकर सहमति व्यक्त की। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। मो शान ने आश्चर्य से सभी को देखा। वह हंसना चाहता था लेकिन हंस नहीं सका। काफी देर बाद आखिरकार उसने भारी आवाज में कहा, कुआंगेर की माँ की जल्दी मृत्यु हो गई और मैंने दोबारा शादी नहीं की। अब कुआंगेर के साथ एक दुर्घटना हो गई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक पिता के रूप में मैं उसकी रक्षा करने में नाकाम रहा। भले ही मैं अपनी जान जोखिम में डालूं, मैं कुआंगेर का बदला लूंगा। अगर यह विफल हो जाता है तो मो किंगफेंग युवा कुलपति का पद संभालेंगे। महान बुजुर्ग कुलपति के रूप में कार्य करेंगे। जहां तक गोद लेने की बात है वह आवश्यक नहीं है। केवल कुआंगेर ही मेरा पुत्र बनने के योग्य है। मालिक बहुत बुद्धिमान है। हम इस महान घृणा का बदला लेने में उनकी पूरी मदद करेंगे। मोहाई ने अपने दिल में उमड़ते उल्लास को दबाते हुए ऊपर से सम्मानपूर्वक कहा, हम परिवार के मालिक को बदला लेने में मदद करने को तैयार हैं। हा 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 हा। मो शान उदास होकर हंसा और लड़खड़ाते हुए हॉल से बाहर चला गया। मो किंग कुआंग, जो हवा में थे, ने पाया कि उनके पिता, जो मूल रूप से जोश और स्फूर्ति से भरे हुए थे, उनके बाल सफेद हो गए थे और उनकी पीठ झुकी हुई थी, मानो वे एक ही पल में दर्जनों वर्ष बूढ़े हो गए हों। पिताजी। मो किंग कुआंग रोना चाहता था लेकिन एक भी आंसू नहीं निकला। हाँ, वह तो मर ही चुका था और कोई नहीं जानता था कि वह कब इस दुनिया से गायब हो जाएगा। वह अपने पिता को इस तरह अपमानित होते हुए देखकर कुछ नहीं कर सकता था। अचानक उसने ऊपर देखा और मो फैन को देखा, जो सब कुछ उदासीनता से देख रहा था और परी जैसा दिख रहा था। मानो आखिरी तिनका पकड़ते हुए उसने मो फैन की ओर विनती भरी निगाहों से देखा, यदि आप वास्तव में पूर्वज हैं तो क्या आप मेरे पिता की मदद कर सकते हैं? इस अध्याय का अंत। अध्याय 3, पैतृक व्यवस्था, मृतकों में से पुनरुत्थान। अध्याय 3, पैतृक व्यवस्था, मृतकों में से पुनरुत्थान। दिन मेजबान को युवा पीढ़ी ने पहचान लिया है और पूर्वज प्रणाली सक्रिय हो गई है। नए लोगों के लिए एक उपहार पैकेज दिया जाएगा। क्या आप इसे सक्रिय करना चाहते हैं? मो फैन के दिमाग में अचानक एक तीखी लेकिन भावहीन आवाज गूंजी और उसके सामने एक भ्रामक चेहरा प्रकट हुआ। उसके सामने एक छोटा लाल उपहार बॉक्स प्रकट हुआ जिसके दोनों ओर क्रमशः हाँ और नहीं लिखा था। प्रणाली। मो फैन एक ऑनलाइन लेखक थे और उन्होंने पहले भी सिस्टम स्टोरीज लिखी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें इसकी जानकारी थी। उन्होंने तुरंत सिर हिलाकर कहा, हाँ। दिन मेजबान को नौसिखिया उपहार पैकेज खोलने और एक देवस्तरीय वस्तु पुनरुत्थान ताबीज प्राप्त करने के लिए बधाई। पुनरुत्थान ताबीज, यह एक ऐसे व्यक्ति की आत्मा को वापस उसके शरीर में ले जा सकता है जिसे मरे हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ है तथा व्यक्ति को पुनः जीवित कर सकता है तथा चोटों से उबरने में मदद कर सकता है। क्या ही अच्छी बात है। मो फैन ने मन ही मन आह भरी। अफसोस की बात है कि यह सिर्फ हाल ही में मरे हुए को ही जिंदा कर सकता है।
वह सैकड़ों सालों से मरा हुआ था और किसी को नहीं पता था कि उसका शरीर कहाँ गया। ऐसा लग रहा था कि अब वह उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। दिन मेजबान ने परिवार को बचाने के लिए एक मिशन शुरू किया है। मेजबान के 17वीं पीढ़ी के वंशज मो किंग कुआंग की मृत्यु हो गई है और परिवार में उथल पुथल मची हुई है। अगर इसे नहीं रोका गया तो वो परिवार विलुप्त हो जाएगा और मेजबान का भी सफाया हो जाएगा। मिशन का इनाम दिव्य स्तरीय तकनीक, जंगली हवा और गिरते पत्तों की कला। अरे, मैं एक अच्छी किताब लिख रहा था और तुम मुझे मिटाने आए हो। मैंने कोई कहानी नहीं रची। हे भगवान, मजाक कर रहे हो क्या? खैर, इस पुनरुत्थान ताबीज का उपयोग केवल इस बच्चे मो किंग कुआंग द्वारा ही किया जा सकता है। बेटे, अगर मैं तुम्हें वापस जीवित कर दूं तो क्या तुम अपने पिता की मदद कर सकते हो? मो फैन ने पूछा। यह सुनकर मो किंग कुआंग ने चौंक कर मो फैन की तरफ देखा। क्या वह उसे वापस जिंदा कर सकता है? चाहे यह सच हो या नहीं, मुझे अपना सब कुछ देना होगा। दादाजी, अगर आप इस बच्चे को वापस जिंदा कर सकते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनके पास मेरे पिता को धमकाने का कोई कारण नहीं होगा। जब तक मैं यहाँ हूँ, मो परिवार की युवा पीढ़ी उछलकूद करने की हिम्मत नहीं करेगी। जब तक वह जीवित रह सकता है, उसे पूर्वज कहने से कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, याद रखना, जब तुम जिंदा हो जाओ तो मेरा वजूद किसी को मत बताना, वरना मैं तुम्हें बचा तो सकता हूँ लेकिन मार भी सकता हूँ। मो फैन की आंखें ठंडी पड़ गईं। उसका वजूद इस दुनिया के राजों में एक छेद था। अगर किसी छिपे हुए इरादे वाले को यह पता चल गया तो कौन जाने वो उसकी आत्मा को नुकसान पहुंचाने का कोई रास्ता निकाल ही लेगा। चिंता मत करो पूर्वज, मैं आपके अस्तित्व को उजागर करने की हिम्मत नहीं करूंगा। मो किंग कुआंग ने यह सुना और जल्दी से कहा, एक मौका है। मो फैन ने सिर हिलाया, पुनरुत्थान ताबीज निकाला, अपना हाथ बढ़ाया और इशारा किया और पुनरुत्थान ताबीज से एक रंगीन चमक निकली जो मो किंग कुआंग की भौहों में समा गई। मो किंग कुआंग को बस भारहीनता का एक गहरा एहसास हुआ। बिस्तर पर पड़े शरीर में मानो एक अदम्य प्रबल चूषण शक्ति थी जो उसकी आत्मा को नीचे की ओर खींच रही थी। वह संघर्ष भी नहीं कर पाया था कि उसे उसके परिचित शरीर में वापस खींच लिया गया। नंगी आंखों से न पहचानी जा सकने वाली रंगीन रोशनी धीरे धीरे मो किंग कुआंग के शरीर में समा गई। उसके शरीर की क्षतिग्रस्त मेरिडियन ठीक हो गई। लिन यांग के अग्नि तत्व से जले हुए उसके शरीर की सतह पर पड़े निशान जल्दी ठीक हो गए और उसका रक्तहीन चेहरा धीरे धीरे अपनी गुलाबी रंगत वापस पा गया। मो किंग कुआंग को लगा कि एक शक्तिशाली शक्ति धीरे धीरे उसके शरीर के हर हिस्से से वापस उसके नियंत्रण में आ रही है। उसने अचानक अपनी आंखें खोली और मो किंग कुआंग, जो कुछ समय से मृत था, वास्तव में बिस्तर से उठ बैठा। मो किंग कुआंग ने चारों ओर खाली नजरों से देखा और अपनी बाह को मोड़ लिया जो लाड़ प्यार के कारण बेहद नाजुक लग रही थी। तेज चुभन से उसकी भौहें तन गईं, फिर आराम मिला। ये कोई सपना नहीं था, मैं सचमुच फिर से जिंदा हो गई थी। आंगन में अफसोस, यह युवा मास्टर भी ऐसा ही है। न केवल वह लड़ाई नहीं जीत सकता बल्कि वह प्रतिबंधित ड्रग्स भी लेता है। अंत में वह लिन यांग से हार जाता है। यह वास्तव में। आंगन में एक बुजुर्ग ने मोशान की अकेली पीठ को देखते हुए आह भरी। हम उसके इरादे बुरे हैं और वह हमेशा मुसीबत खड़ी करता रहता है। यह बच्चा हमारे मो परिवार के लिए कोई वरदान नहीं है, एक और बुजुर्ग ने ठंडी आवाज में कहा। फिंगर, यहाँ आओ और बड़ों से मिलो। मो हाई बहुत खुश हुआ और उसने मो किंगफेंग को बुलाया जो बड़ों से मिलने के लिए उत्सुक था। जूनियर मो किंगफेंग, आपसे मिलकर खुशी हुई। बड़ों मो किंगफेंग चेहरे पर उत्साह भरे भाव के साथ कोने से बाहर आए और बड़ों को सलाम किया। मो किंगफेंग हमेशा से मो किंग कुआंग द्वारा दबा हुआ रहा है। उसे मो किंग कुआंग का अहंकार और दबंग व्यवहार हमेशा से नापसंद रहा है, लेकिन मो किंग कुआंग की ताकत उससे कहीं ज्यादा है और उसके पितामह है मो शान जितने प्रतिष्ठित नहीं है। इसलिए उसने अपने अभिमान को अपने दिल में दबा लिया और मो किंग कुआंग को भड़काने की हिम्मत नहीं की। वास्तव में मेरे दिल में मैंने एक से अधिक बार मो किंग कुआंग की ऊंची स्थिति से ईर्ष्या की। मो किंग कुआंग के प्रति उसके मन में हमेशा से गहरी नाराजगी थी, लेकिन सौभाग्य से ईश्वर की दृष्टि थी और इस बार मो किंग कुआंग की मृत्यु हो गई, इसलिए उसे मो परिवार की युवा पीढ़ी की बागडोर संभालने का अवसर मिला और भविष्य में वह पूरे मो परिवार का मुखिया भी बन सकता था। वह उत्साहित और खुश क्यों न हो। अनुयायियों का समूह जो मो किंग कुआंग के साथ कुत्ते को घुमाने और मुर्गों को लड़ाने के लिए आया करता था, जब उन्होंने नए युवा स्वामी को पदभार ग्रहण करते देखा तो उन्होंने जल्दी से अपनी वफादारी व्यक्त की। जब उसने अतीत में मो किंग कुआंग का पीछा किया था तो उसने मो किंगफेंग को बहुत परेशान किया था। मो किंगफेंग ने हमेशा इसे स्वीकार किया और मो किंग कुआंग से दुश्मनी करने की हिम्मत नहीं की। अब जब युवा स्वामी ने कार्यभार संभाल लिया है तो उन्हें डर है कि मो किंगफेंग बाद में उनसे बदला लेगा। उन्होंने अपना मुंह खोला और चिल्लाए, युवा कुलपति से मिलिए, युवा कुलपति से मिलिए। यह देखकर बुजुर्गों ने भी ऐसा ही किया और झुककर कहा, युवा कुलपति, इतना विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मो किंगफेंग को बहुत राहत मिली। तो क्या मो किंग कुआंग के साथ पहले भी ऐसा ही व्यवहार होता था? आज से आखिरकार मेरी बारी है, मो किंगफेंग। वह मुस्कुराया, अपने भीतर के उल्लास को दबाने की पूरी कोशिश करते हुए और विनम्रता से बोला, नहीं नहीं, मुझे आशा है कि भाई और बुजुर्ग भविष्य में मेरा समर्थन करेंगे। जैसा होना चाहिए, जैसा होना चाहिए। युवा मास्टर उत्कृष्ट चरित्र वाला एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति है। भविष्य में वह निश्चित रूप से हमारे मो परिवार को हमारे पूर्वजों के गौरव को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। आंगन खुशियों से भर गया, मानो मो परिवार के लिए कोई बड़ी खुशी की घटना घटी हो। वे बिल्कुल भूल गए थे कि उनके पूर्व युवा गुरु मो किंग कुआंग, जो तियाननान शहर के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और मो परिवार के उत्थान की आशा थे, अभी अभी अस्पताल के बिस्तर पर मर गए थे। मो शान ने अपने पीछे शोरगुल सुना और रुक गया, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सन्नाटे में दरवाजे की ओर चल दिया। उसका इकलौता बेटा मर चुका था और उसने बहुत पहले ही सारी उम्मीदें खो दी थीं। सत्ता और दौलत अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। जब तक वह कुआंगेर का बदला ले सकता था, परिवार के मुखिया का पद या यहाँ तक कि अपनी आधी अपंग जिंदगी भी छोड़ने में क्या हर्ज था। इस समय एक नौकरानी मो किंग कुआंग के कमरे से बाहर निकली और उत्साह से चिल्लाई, मास्टर, मास्टर, युवा मास्टर जाग गए हैं। नौकरानी के शब्द मानो किसी शक्तिशाली मौन मंत्र के समान थे। आंगन में सारी बातचीत अचानक रुक गई और सन्नाटा छा गया।
सभी लोग घबराकर घर के अंदर देखने लगे। मो शान, जो अभी अभी अस्पताल से बाहर निकला था, ने अचानक अपना सिर घुमाया। उसके शरीर के जोरदार मोड़ से उसकी गर्दन से एक तेज और कर्कश आवाज निकली, लेकिन उसे इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। क्या कहा आपने? मालिक, युवा मालिक जाग गया है, नौकरानी ने फिर दोहराया। काफी देर बाद मो किंगफेंग, जिन्हें अभी अभी परिवार के नए यंग मास्टर के रूप में पदोन्नत किया गया था, इस झटकेदार उलटफेर को स्वीकार नहीं कर सके और गुस्से से भर गए। क्या तुम पागल हो? परिवार के मास्टर ने अभी अभी खुद कहा है कि यंग किंग कुआंग के सबसे बड़े भाई का दुर्भाग्य से निधन हो गया है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? चलो इस पागल औरत को ले जाओ। इस अध्याय का अंत। अध्याय 4, मो परिवार को हराने की एक चाल। अध्याय 4, मो परिवार को हराने की एक चाल। वह पागल नहीं है, तुम पागल हो। घर के अंदर से एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी और मो किंग कुआंग का लंबा और पतला शरीर पहले से ही साफ सुथरे कपड़े पहने हुए दरवाजे पर दिखाई दिया। उसने मो शान की ओर देखा, जो अजीब स्थिति में अपने शरीर को मोड़ रहा था और पहले से ही आंसू में था। उसके चेहरे पर एक दोषी भाव था और उसने घुटी हुई आवाज में कहा, पिताजी, मैंने आपको चिंतित कर दिया। मो शान ने अपनी आंसुओं से भीगी आंखों को रगड़ा और अपने बेटे को ध्यान से देखा, जो पूरी तरह स्वस्थ और ऊर्जा से भरा हुआ था। वह जल्दी से मो किंग कुआंग के सामने आया और अपने कांपते, कठोर हाथों से उसने अपने बेटे के चेहरे को छूना चाहा, लेकिन वह उसे छूने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसे डर था कि उसका प्रयास व्यर्थ हो जाएगा और उसके बेटे का पुनरुत्थान भी अंततः व्यर्थ हो जाएगा। मो किंग कुआंग फूट फूट कर रोने लगा और अपने पिता का हाथ पकड़कर उनके चेहरे पर दबा दिया। पिताजी, मैं मरा नहीं हूँ। मो शान ने अपने बेटे के शरीर का तापमान महसूस किया। मो किंग कुआंग को अपनी बाहों में कसकर गले लगाया और उत्साह से कहा, जिंदा रहना अच्छा है, जिंदा रहना अच्छा है। मैदान में मौजूद सभी लोगों ने देखा कि मो किंग कुआंग वापस जीवित हो गया था और वह बिल्कुल भी कमजोर महसूस नहीं कर रहा था, और जब वह जीवित था, उससे भी अधिक मजबूत था। मैं इतना सदमे में था कि बोल नहीं सका। अभी अभी उन्हें लगा कि मामला सुलझ गया है और वे मोह और मो किंगफेंग के प्रति अपनी वफादारी दिखाने के लिए आतुर थे। मो किंग कुआंग के बारे में खूब बुरा भला कह रहे थे, है ना? कुलपति को बधाई, युवा कुलपिता को बधाई। यह हमारे मो परिवार के लिए एक आशीर्वाद है कि युवा कुलपिता सुरक्षित और स्वस्थ हैं। सभी बुजुर्ग घुटनों के बल बैठ गए। केवल मोहाई, मो किंगफेंग और उनके कुछ कट्टर समर्थक ही असमंजस में खड़े रह गए। मो किंग कुआंग ने इन अनिश्चित लोगों को नजरअंदाज करने का मौका नहीं गवाया। वह धीरे धीरे अपने पिता की बाहों से छूटकर मोहाई के पास आया। महान बुजुर्ग, क्या आप इस बात से निराश हैं कि मेरा भतीजा मरा नहीं है? वह क्षण जब उसने मो शान को पद छोड़ने के लिए मजबूर किया था, मो किंग कुआंग के दिमाग में अभी भी ताजा था और वह अपार घृणा से भर गया था। कैसे ऐसा कैसे हो सकता है? सबसे बड़े युवा स्वामी होने के नाते मुझे स्वाभाविक रूप से खुशी है कि वह सुरक्षित और स्वस्थ हैं। मोहाई ने मुस्कुराने की कोशिश की और मुश्किल से कहा। मो किंग कुआंग ने बिना कोई टिप्पणी किए सिर हिलाया, फिर मो किंगफेंग की ओर देखा। चचेरे भाई किंगफेंग, मुझे बहुत खेद है कि मैं आपको आपकी इच्छानुसार युवा कुलपति के पद पर आसीन नहीं होने दे सका। मो किंगफेंग ने कठोर चेहरे के साथ मो किंग कुआंग को देखा और फिर उन बुजुर्गों की ओर देखा जो जमीन पर घुटने टेककर माफी मांग रहे थे। मो परिवार का क्या आशीर्वाद है? उन्होंने तो मेरी भी ऐसी ही तारीफ की। मेरे हृदय में कई वर्षों से दबा हुआ आक्रोश स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर के कारण पूरी तरह से जागृत हो गया। उसने मो किंग कुआंग को लाल आंखों से घूरा, उसकी ओर इशारा किया और गुस्से से कहा, मो किंग कुआंग, तुम हर समय पुरुषों और महिलाओं को धमकाते हो और तुम्हारी नैतिकता भ्रष्ट है। तुम यंग मास्टर का पद चुराने के लायक नहीं हो। किंगफेंग, बकवास बंद करो। मोहाई ने जल्दी से उसे रोका। मो किंग कुआंग पहले ही पुनर्जीवित हो चुका था और स्थिति पहले से तय थी। वह मो किंगफेंग को किसी को जान से मारने की इजाजत नहीं दे सकता था, वरना भविष्य में मो परिवार में उनके लिए कोई जगह नहीं होगी। मो किंगफेंग इस समय पहले ही पागल हो चुका था। अंतहीन आक्रोश ने उसके विवेक को निगल लिया था। वह बिना किसी हिचकिचाहट के चिल्लाया, तुम्हारी नींद नष्ट हो गई है। तुम बस एक बेकार इंसान हो। तुम हमारे मो परिवार को भविष्य में गौरव की ओर कैसे ले जा सकते हो? मुझे यह स्वीकार नहीं है। युवा कुलपति का पद योग्य व्यक्ति को ही मिलना चाहिए। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। ओह, तुम मुझे चुनौती देना चाहते हो? कुछ मिनटों के लिए युवा मास्टर बनने से तुम्हें वह साहस मिल गया है जिसकी तुम्हें 10 सालों से भी ज्यादा समय से जरूरत थी। मो किंग कुआंग ने उसे चंचलता से देखा। क्या तुम लड़ाई स्वीकार करने की हिम्मत रखते हो? अगर हार गए तो मुझे परिवार के युवा स्वामी का पद दे दो। मो किंगफेंग को विश्वास नहीं हुआ। गंभीर रूप से घायल होने और मरने के बाद मो किंग कुआंग बिना किसी कमजोरी के पुनर्जीवित हो गया। यह जरूर उसके द्वारा ली गई किसी शक्तिशाली दवा का असर होगा। मो किंग कुआंग निश्चित रूप से अब उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं है। बकवास। किंग कुआंग अभी अभी ठीक हुआ है, वह तुमसे कैसे लड़ सकता है? मो किंगफेंग, क्या तुम घर से बाहर निकलना चाहते हो? मो शान गुस्से से भर गया जब उसने देखा कि मो किंग कुआंग को चुनौती देने का मौका ले रहा है। मो किंग कुआंग की अपनी ताकत स्वाभाविक रूप से मो किंगफेंग से कहीं ज्यादा है, लेकिन वह अभी अभी ठीक हुआ है। अगर वह पूरी तरह ठीक नहीं हुआ और कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या होगा? वह परिवार के मुखिया की स्थिति के बारे में चिंतित नहीं था, लेकिन डर था कि मो किंग कुआंग को फिर से चोट पहुंचेगी। क्या तुम्हारी हिम्मत है? क्या तुम्हारी हिम्मत है? मो किंगफेंग ने अनसुना कर दिया और अपनी रक्तलाल आंखों से मो किंग कुआंग को घूरने लगा, मानो वह उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हो। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। मो किंग कुआंग ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराते हुए सहमति जताई। पूरा दर्शक वर्ग शोर मचा रहा था। मो किंग कुआंग, जो अभी अभी एक गंभीर चोट से उबरे थे, ने वास्तव में लड़ाई स्वीकार करने का साहस किया। युवा गुरु, आप 2 दिन इंतजार क्यों नहीं करते और ठीक होने के बाद लड़ेंगे? एक बुजुर्ग जो अपनी वफादारी दिखाना चाहता था ने तुरंत सलाह दी। मो किंग कुआंग ने अपना सिर हिलाया और अपने पिता को आश्वस्त करने वाली नजर से देखा। वू सोवेई ने कहा, यह ठीक है, उनके साथ काम करने में कोई दबाव नहीं है। ठीक है। मो किंग कुआंग, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम पहले जैसे ही हो? तुम अब तियाननान शहर के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं हो, बल्कि युआनजियान संप्रदाय के एक परित्यक्त बच्चे हो। उस देहाती लिन यान ने तुम्हें मरे हुए कुत्ते की तरह पीटा था।
फेहेक मो किंग ने उसे ठंडी निगाहों से देखा, उसकी आंखों में जानलेवा इरादे की झलक थी। चलो चलें, मार्शल आर्ट के मैदान में चलें, मो किंग चिल्लाया। कोई जरूरत नहीं, तुमसे निपटने के लिए इतने बड़े शो की जरूरत नहीं है। चलो इसे यहीं छोड़ देते हैं, मो किंग ने हल्के से कहा। हम कितनी बेशर्मी है, मो क्विंगफेंग ने गुस्से में चिल्लाया और हताशा में मो क्विंग को मुक्का मार दिया। वह अब 8वें दर्जे का योद्धा है। मो किंगफेंग ने अपनी ताकत छिपा रखी है। वह युवा कुलपति के चरम काल से ज्यादा दूर नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि क्या युवा कुलपति पूरी तरह से ठीक हो गया है। मो किंगफेंग की चाल देखकर तेज नजर वाले बुजुर्गों ने मो किंगफेंग की ताकत पहचान ली, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मो किंग को पुनरुत्थान तावीज से पुनर्जीवित कर दिया गया था और उसका शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया था। निषिद्ध औषधि ने उसके मेरिडियन को बहुत पहले ही मार्शल आर्टिस्ट के स्तर तक पहुंचा दिया था और ठीक होने के बाद उसे स्वतः ही मार्शल आर्टिस्ट बना दिया गया था। इस समय मो किंगफेंग को अपनी पूरी ताकत से हमला करते देखना ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा घर खेल रहा हो। 8वें दर्जे के योद्धा, क्या तुम इसी पर भरोसा करते हो? तुम अभी भी इससे बहुत दूर हो। फ्रेंक किंगडम ने शांतिपूर्वक मो किंगफेंग के निश्चित हमले को बगल से खिसकाकर चकमा दिया और लापरवाही से मो किंगफेंग की छाती पर थप्पड़ मार दिया। तेज हवा ने मो किंग के कपड़े हवा में उड़ा दिए और उसने मुंह भर खून थूक दिया। वह पीछे की ओर काफी दूर तक उड़ गया, दीवार से टकराया और बेहोश हो गया। शक्तिशाली ऊर्जा। युवा गुरु ने मार्शल आर्टिस्ट के क्षेत्र में प्रवेश किया है, यह देखकर बुजुर्ग भयभीत हो गए। मो किंग ने न केवल अपनी गंभीर चोट को अपनी नींद को प्रभावित नहीं करने दिया, बल्कि उन्होंने एक और कदम आगे बढ़ाया और मार्शल कलाकार के क्षेत्र में प्रवेश किया। 16 साल की उम्र में ही वह मार्शल आर्ट में निपुण हो चुका था। तियानशुआन साम्राज्य के युआनजियान संप्रदाय जैसे विशालकाय व्यक्ति में भी ऐसी प्रतिभा अत्यंत दुर्लभ थी। अभी अभी मैंने और बाकी लोगों ने मो किंगफेंग को खुश करने के लिए उसकी बदनामी की। हम सच में मौत को दावत दे रहे हैं। युवा स्वामी बहुत शक्तिशाली है, पूरे प्रांगण में जयकार गूंज उठी। मोहाई जल्दी से मो किंगफेंग के पास गया, उसकी नाक पर चुटकी काटी और चिंता से पूछा, फेंगर तुम कैसे हो? मो किंग ने आलस से अपना हाथ हिलाया, चिंता मत करो, मैंने उसे नहीं मारा, मैंने तो बस उसकी 2 पसलियां तोड़ दी हैं। मो किंग तुम मोहाई की आंखें लाल हो गईं और वह चाहता था कि वह मो किंग को जिंदा खा जाए। मोहाई, मो किंगफेंग ने मुझे अकेले ही चुनौती दी, चाहे उसकी जान जाए या मौत, यह अच्छी बात है कि कुआंगर ने उसे नहीं मारा। मो शान हैरान रह गया और मोहाई को कोई भी कदम उठाने से रोकने के लिए मो किंग के सामने खड़ा हो गया। दरअसल मो किंग के लिए अभी मो किंगफेंग को मारना आसान होता। उसके मन में भी मारने का इरादा था, लेकिन उसे चिंता थी कि मो किंगफेंग भी पूर्वज मो फैन का वंशज था और उसे पूर्वज को नाराज करने का डर था, इसलिए उसने उसे नहीं मारा। महान बुजुर्ग, भले ही मैं घमंडी और दबंग हूँ, मैं अपने ही लोगों को नहीं मारूंगा। जब तक मो किंगफेंग अपना व्यवहार ठीक रखता है और अवास्तविक कल्पनाएं नहीं पालता, मैं उसके साथ पहले जैसा ही व्यवहार करूंगा, मो किंग ने धीरे से कहा। इस तरह पूर्वजों को उसे दोष नहीं देना चाहिए। मोहाई ने दांत पीसते हुए घृणा से कहा, दया दिखाने के लिए धन्यवाद युवा स्वामी। यह कहने के बाद वह मो किंगफेंग को अपनी बाहों में लेकर जाने वाला था। रुको महान बुजुर्ग। मो किंग की बातें सुनने के बाद मोहाई को रुकना पड़ा। मो किंग ने शांति से कहा, पहले मुझे यंग मास्टर कहना अच्छा लगता था क्योंकि मुझे लगता था कि यह अच्छा और प्रभावशाली लगता है, लेकिन वास्तव में मैं अभी भी मो परिवार का यंग मास्टर हूँ। मुझे उम्मीद है कि महान बुजुर्ग भविष्य में मुझे संबोधित करने के तरीके में सावधानी बरतेंगे ताकि कुछ लोगों के मन में कोई अप्रिय विचार न आए। मोहाई की छाती जोर से धड़क उठी। क्या ये बदमाश मेरा मजाक उड़ा रहा था और मुझे मार रहा था? लेकिन अब स्थिति अनुकूल नहीं है, इसलिए उसे दांत पीसकर सहन करना पड़ा। हाँ युवा मास्टर। डिंग, मेजबान ने परिवार को बचाने का मिशन पूरा कर लिया है और उसे इनाम मिला है, हवा में पत्ते गिराने की कला। इस अध्याय का अंत। अध्याय 5 मुख्य खोज पुनरुत्थान। अध्याय 5 मुख्य खोज पुनरुत्थान। पारिवारिक मुद्दों को सुलझाने के बाद मो किंग और उनके बेटे विस्तार से चर्चा करने के लिए गुप्त कमरे में चले गए। मंद रोशनी में मो शान बिना पलक झपकाए मो किंग को घूरता रहा, उसे डर था कि कहीं यह कोई सपना तो नहीं है। कुआंगर, तुम कैसे बच गए? मो शान का सवाल सुनकर मो फैन, जो मो किंग की अंगूठी में छिपा था, घबरा गया। अगर मो किंग ने अपना अस्तित्व बता दिया तो उसके पास उसका मुकाबला करने का कोई रास्ता नहीं होगा। जब मो किंग मो फैन के जीवन में वापस आने की क्षमता के लिए आभारी था तो उसने इसे प्रकट करने की हिम्मत नहीं की। पिताजी, मुझे तो मर जाना चाहिए था, पर मैं इसे जाने नहीं दे सकता था। मेरे शरीर से एक अजीब सी गर्मी उठी और मैं पल भर में स्वस्थ हो गया। असल में मुझे नहीं पता, शायद यह मेरे पूर्वजों की आत्मा थी। पूर्वजों, मुझे आशीर्वाद दो। जब तक वो जिंदा है बस इतना ही काफी है। मो शान ने बिना किसी संदेह के ये बात सुन ली। जब तक उसका बेटा जिंदा है वो अपनी जान दे देगा, चाहे वो किसी भी तरह बच जाए। क्योंकि मेरे बेटे ने कहा कि यह हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, तो यह हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद ही होगा। वह उठ खड़ा हुआ और गुप्त कक्ष में स्थापित मो परिवार के कई महान पूर्वजों की मूर्तियों के सामने घुटनों के बल बैठ गया। हमारे पूर्वज हमें आशीर्वाद दें और कुआंगर को पुनर्जीवित करें। मो परिवार का भविष्य उज्जवल हो। यह अयोग्य वंशज मो शान कुआंगर को एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बनाने और मो परिवार के गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। मो किंग भी अपने पिता के पीछे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और धूप बत्ती की मेज पर पहली पंक्ति में रखी मो हुआंग हुईफान की पट्टिका पर गहरा प्रणाम किया। मो फैन ने पिता और पुत्र को अपने सामने श्रद्धापूर्वक घुटने टेकते हुए देखा और उसके दिल में एक अजीब सी भावना पैदा हुई। मैं अभी मरा नहीं हूँ। धिक्कार है, मैंने मो परिवार को एक छोटे शहर का परिवार बताया, उनके पूर्वजों का जिक्र तक नहीं किया और ये घटिया सिस्टम ही तथाकथित पूर्वज के रूप में उसमें घुस गया। मैं सचमुच नहीं जानता कि खुश रहूं या दुखी। कुआंगर, लिन यांग के बारे में क्या? पिता और पुत्र के 3 बार घुटने टेकने और 9 बार प्रणाम करने के बाद मो शान बोला। लिन यांग का जिक्र करते हुए मो किंग की आंखों में तीव्र घृणा की चमक आ गई और उसने दांत पीसते हुए कहा, लिन यांग बेहद प्रतिभाशाली है और उसे युआनजियान संप्रदाय द्वारा प्रशिक्षित किया गया है।
युआनजियान संप्रदाय शक्तिशाली है और इस समय हमारा मो परिवार उनसे मुकाबला नहीं कर सकता। मो शान को यह भी पता था कि अगर मो परिवार युआनजियान संप्रदाय के साथ दुश्मन बन गया तो यह एक चींटी द्वारा पेड़ को हिलाने की कोशिश करने जैसा होगा। तो फिर तुम्हारा बदला। मैं ठीक हो गया हूँ। अगर युआनजियान संप्रदाय मुझे नहीं रखेगा तो दुनिया की कौन सी ताकत है जिसके पास मैं नहीं जा सकता। जब मैं अपनी साधना पूरी करके लौटूंगा तो अपनी नफरत निकालने के लिए लिन यांग को मार डालूंगा। अगर युआनजियान संप्रदाय मुझे रोकने की कोशिश करेगा तो मैं उनके पूरे कुल का सफाया कर दूंगा। मो किंग कुआंग के कमरे में लौटने से पहले पिता और पुत्र ने काफी देर तक गुप्त रूप से बातें की। दिन मेजबान ने पूर्व कार्य पूरा कर लिया है। अब मुख्य खोज पुनरुत्थान शुरू होता है। पुनरुत्थान मेजबान को विशेष विधियों से पुनर्जीवित किया जा सकता है। मेरा मानना है कि लेखक होने के नाते मेजबान को इस दुनिया में पुनरुत्थान के लिए आवश्यक परिस्थितियों का ज्ञान होना चाहिए। मिशन समय सीमा जब तक होस्ट को सिस्टम द्वारा समाप्त नहीं कर दिया जाता या उसे खोजकर समाप्त नहीं कर दिया जाता। धिक्कार है। पुनरुत्थान। हाँ, मुझे पुनरुत्थान करना आता है। मो फैन की सेटिंग में पुनरुत्थान के दो तरीके हैं। एक तरीका वह है जिसका उपयोग लिन यांग ने रिंग में मौजूद बूढ़े व्यक्ति पूर्व मेडिसिन संत को पुनर्जीवित करने में किया था। आत्मा पुनर्स्थापना गोली को परिष्कृत करें, पुनर्जन्म घास ढूंढें और अंत में आत्मा को पुनर्जीवित करने के लिए एक मार्शल सेंट स्तर के योद्धा की लाश तैयार करें। यह शर्त बेहद कठोर है। आत्मा पुनरुत्थान की गोली 8वीं श्रेणी का अमृत है और दुनिया में मुट्ठी भर लोग ही हैं जो इस गोली को परिष्कृत कर सकते हैं। पुनर्जन्म घास मिलना मुश्किल है, उसका ठिकाना अनिश्चित है और हर बार उसका दिखना बस एक पल के लिए ही होता है। अंत में दुनिया का भाग्य संजोने वाला चुना हुआ व्यक्ति नायक लिन यांग मार्शल सम्राट का राज्य प्राप्त करने के बाद एक प्राचीन गुप्त राज्य में एक पौधा प्राप्त करने के लिए अनगिनत कठिनाइयों से गुजरता है। मो फैन खुद को कोसने से खुद को रोक नहीं पाया। इस पुनर्जन्म घास के लिए उसने कैसा मोड सेट किया है, इसे ढूंढना कितना मुश्किल है। मैं मूलतः नायक को अपने स्वामी को पुनर्जीवित करने में होने वाली कठिनाई को दिखाना चाहता था, लेकिन अब वह स्वयं जीवित नहीं रह सकता। मार्शल सेंट स्तर के विशेषज्ञ की लाश पिछले दो की तुलना में और भी अधिक कीमती है। तियानहान महाद्वीप में साधना के स्तरों को 10 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। योद्धा, मार्शल मास्टर, ग्रैंड मास्टर, मार्शल लॉर्ड, मार्शल किंग, मार्शल सम्राट, मार्शल संत और मार्शल भगवान जो 10,000 वर्षों में प्रकट नहीं हुए हैं। इस दुनिया में भविष्य के नायक के अलावा मार्शल भगवान के स्तर तक पहुंचने, शून्य को तोड़ने और देवताओं के दायरे में चढ़ने के अलावा इससे पहले सबसे शक्तिशाली लोग सभी मार्शल संत थे। इस महाद्वीप के शासक के लिए तो मृत्यु भी कठिन है और उसका शरीर भी आसानी से नहीं दिया जाएगा। पुनरुत्थान उतना ही कठिन है जितना स्वर्ग में चढ़ना। दूसरा तरीका है किसी दूसरे के शरीर को हड़पना। किसी दूसरे के शरीर को हड़पने की शर्तें और भी कड़ी हैं। पहला, आत्मा की शक्ति उस व्यक्ति की शक्ति से कहीं अधिक होनी चाहिए जिस पर भूत सवार है। दूसरा, एक विशेष तकनीक का होना आवश्यक है। हालांकि सफलता की दर बेहद कम है और लेखक जुन मोफान स्वयं भी उस विशेष तकनीक से अनभिज्ञ हैं। तथाकथित शरीर प्राप्ति वास्तव में समय की एक यात्रा है जहां कोयल स्वर्ग और पृथ्वी के महान मार्ग द्वारा नियंत्रित मैगपाई के घोंसले पर कब्जा कर लेती है। अगर यह सचमुच कृत्रिम है तो प्राचीन काल से लेकर आज तक ऐसा कोई सफल मामला कभी नहीं हुआ। मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं वापस जिंदा नहीं हुआ तो मैं उन सारी खूबसूरती को कैसे देख पाऊंगा जिनके बारे में मैंने अपनी किताबों में लिखा है? अगर मैं वापस जिंदा नहीं हुआ तो मैं अपनी पुरानी सुख सुविधाओं की दुनिया में कैसे लौट पाऊंगा? सिस्टम में जंगली हवा और गिरते पत्तों की कला को देखकर मो फैन ने चुपचाप आह भरी। वह कुछ नहीं कर सकता था। मैं मो परिवार का पूर्वज हूँ। नायक लिन यांग मेरी मदद बिल्कुल नहीं करेगा। उसके अपने दादा हैं। फिर मेरे पास अपने वंशजों को दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने के लिए प्रशिक्षित करने, आपके साहसिक कारनामों, आपके पुनर्जन्म की घास और आपसे सब कुछ चुराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, ताकि मैं जो आपको बनाने वाला लेखक हूँ पुनर्जीवित हो सकूं। यह देखकर कि आसपास कोई नहीं है, मो फैन अचानक फिर से प्रकट हुआ। तुम बच्चे इतने घमंडी हो। तुम युआनजियान संप्रदाय के सभी सदस्यों को मारना चाहते हो। मो फैन ने मजाक में मो किंग कुआंग की ओर देखा। मो किंग कुआंग ने मो फैन को फिर से प्रकट होते देखा और जल्दी से घुटनों के बल बैठ गया। नमस्कार पूर्वज। मुझे पता है कि युआनजियान संप्रदाय एक विशालकाय और बेजोड़ है, लेकिन लिन यांग उनके संरक्षण में है। मैं कसम खाता हूं कि अगर मैं इसका बदला नहीं लूंगा तो मैं इंसान नहीं रहूंगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लिन यांग में एक स्वर्गीय योग्यता है जो अरबों में एक होती है? और क्या आप यह भी जानते हैं कि लिन यांग की अंगूठी में आपके जैसा एक बूढ़ा आदमी है, एक औषधि संत जिससे हजारों साल पहले पूरी दुनिया डरती थी? वह ईश्वर स्तर की तकनीक स्वर्गीय अग्निसूत्र का अभ्यास करता है और भविष्य में एक उत्कृष्ट कीमियागर बनेगा। मो किंग कुआंग ने अपना सिर हिलाया। औषधि संत? तियानहान महाद्वीप में केवल वे ही संत कहलाने के योग्य हैं जो मार्शल संत के स्तर तक पहुंच चुके हैं। यह औषधि संत उस समय मार्शल संत के स्तर का एक अद्वितीय शक्तिशाली व्यक्ति था। वह यह भी स्पष्ट रूप से जानता था कि उसके पूर्वज मो परिवार के संस्थापक इतिहास में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे, लेकिन केवल मार्शल सम्राट स्तर के थे। मार्शल संत बनने से पहले अभी भी दो प्रमुख क्षेत्रों से गुजरना बाकी है। तो मैं इसका बदला कभी नहीं ले पाऊंगा। मो किंग कुआंग थोड़ा उदास था। उसे उम्मीद नहीं थी कि लिन यांग की किस्मत इतनी अच्छी होगी। तुम घबरा क्यों रहे हो? मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ। मेरे पास भी भगवान स्तर के कौशल हैं और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारी काया कैसे सुधारी जाए। तुम किससे डरते हो? मो फैन ने गर्व से कहा। इस दुनिया को समझने में तो वो दूसरे नंबर पर है, भला कौन पहले नंबर पर आने की हिम्मत कर सकता है? यहाँ तक कि नायक लिन यांग के कारनामे भी उसने ही रचे थे। सचमुच? मो किंग कुआंग ने मो फैन की ओर आशा से देखा। नीले लाल आवरण वाली एक प्राचीन पुस्तक पट्टा मो किंग कुआंग के सामने गिर पड़ी। मो किंग कुआंग ने जल्दी से उसे उठाया और देखा। पंक्तियों के बीच का रहस्य देखकर उसका दिल दहल गया। एक ईश्वरीय मार्शल आर्ट ऐसा ही होना चाहिए। उनके परिवार में पृथ्वी स्तर का विंड स्क्रॉल, जिसे खजाने के रूप में पारित किया गया था और केवल प्रत्यक्ष वंशजों को दिया गया था, केवल कचरा था।
फिर उसने शर्मिंदगी से अपना सिर उठाया और कहा, दादाजी, लिन यांग के पास एक संतस्तर के विशेषज्ञ का मार्गदर्शन है। कीमियागर इस महाद्वीप पर सबसे लोकप्रिय पेशा है। तुम्हें हवा से बना शरीर किसने दिया? तुम दवा नहीं बना सकते। इसके अलावा मैं तुम्हें पुनर्जीवित भी कर सकता हूँ। औषधि संत से पूछो कि क्या वह ऐसा कर सकता है। मो फैन ने दुखी होकर कहा, मैंने सुना है कि एक 9वीं कक्षा का कीमियागर एक ऐसी पुनरुत्थान की गोली को परिष्कृत कर सकता है जो उन लोगों को पुनर्जीवित कर सकती है जो 1 घंटे से ज्यादा समय से मृत नहीं है। मो किंगकुआंग ने ईमानदारी से कहा। आह! मो फैन ने आंखें घुमाई। खेलना है तो मजे करो, नहीं तो निकल जाओ। साले, जान पर बन आने पर भी तुम बहुत नखरेबाज हो। इस अध्याय का अंत। अध्याय 6 मो फैन ने सूर्य को सिखाया। अध्याय 6 मो फैन ने सूर्य को सिखाया। पूर्वज, मुझे आगे क्या करना चाहिए? मो किंगकुआंग ने पूछा। मो फैन ने उसकी ओर देखा और कहा, लिन यांग की प्रतिभा तुमसे कहीं बढ़कर है। युआन तलवार संप्रदाय में उसे निश्चित रूप से बहुत सम्मान दिया जाएगा। अगर तुम युआन तलवार संप्रदाय में लौट भी गए तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि यह दुष्ट तुम पर हमला नहीं करेगा। तुम युआन तलवार संप्रदाय में वापस नहीं जा सकते। अगर तुम युआन तलवार संप्रदाय से लड़ना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए? मो किंगकुआंग गहरी सोच में पड़ गया। युआनजियान संप्रदाय तियानशुआन साम्राज्य के 4 प्रमुख संप्रदायों में से एक था। यह नानझो की रक्षा करता था और नानझो के केंद्र में युआनजियान पर्वत पर स्थित था। तियानक्सुआन साम्राज्य में युआनजियान संप्रदाय के साथ प्रतिस्पर्धा करने की ताकत रखने वाले एकमात्र लोग उत्तरी प्रांत की रक्षा करने वाला यूनक्सियाओ मंदिर, पश्चिम प्रांत की रक्षा करने वाला तियानदाओ संप्रदाय और पूर्वी प्रांत में जिनशान मंदिर हैं। तियानक्सुआन का क्षेत्र 5 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित है। शाही परिवार झोंगझो में स्थित है, जो नाम मात्र के लिए दुनिया की देखरेख करता है लेकिन वास्तव में दुनिया को विभाजित और शासित करता है। उनमें से एकमात्र संप्रदाय जो अक्सर युआनजियान संप्रदाय से दुश्मनी रखता है वह है शीझो का तियानदाओ संप्रदाय। तलवारें और चाकू प्राचीन काल से ही हथियारों के बीच राजा के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करते रहे हैं। तियानदाओ संप्रदाय और युआनजियान संप्रदाय के क्षेत्र एक दूसरे से सटे हुए हैं और दोनों के बीच लगातार घर्षण होता रहता है। चारों प्रमुख संप्रदाय एकजुट नहीं हैं। कुछ साझा हितों से प्रेरित और राज परिवार द्वारा मध्यस्थता के कारण भौगोलिक सीमाओं के अभाव में वे स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छे गठबंधन सहयोगी बन गए। इसलिए चारों ताकतों ने अपने अपने गठबंधन बनाए, अर्थात पूर्व और पश्चिम तथा उत्तर और दक्षिण। दादाजी, आपके कहने का मतलब यह है कि चूंकि मैं युआनजियान संप्रदाय के खिलाफ लड़ने का इरादा रखता हूं, इसलिए मुझे युआनजियान संप्रदाय का विरोध करने के लिए एक मजबूत सेना ढूंढनी होगी। मो किंगकुआंग ने मो फैन की तरफ देखा। तो क्या मुझे तियानदाओ संप्रदाय में शामिल होने के लिए जाना चाहिए? मो फैन ने बिना किसी प्रतिबद्धता के सिर हिलाया। स्वर्गीय ब्लेड संप्रदाय निश्चित रूप से एक विकल्प है, लेकिन आप जानते हैं इस दुनिया में कोई शाश्वत घृणा नहीं है, केवल शाश्वत हित हैं। उनकी सेटिंग में 4 संप्रदाय भविष्य में सेना में शामिल हो जाएंगे, शाही परिवार को नष्ट कर देंगे और तियानक्सुआन के बाहर अधिक शक्तिशाली ब्लू फ्लेम साम्राज्य के साथ सेना में शामिल हो जाएंगे। यदि मो किंगकुआंग ने तियानदाओ संप्रदाय में निवास किया तो 4 संप्रदायों के एकजुट होने पर उन्हें सहयोग में ईमानदारी के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जब मो किंगकुआंग ने यह सुना तो उसका दिल बैठ गया। मो फैन सही था। अगर तियानदाओ संप्रदाय और युआनजियान संप्रदाय कोई गुप्त समझौता कर लेते तो वह बहुत खतरे में पड़ जाता। मैं एक मंदबुद्धि बालक हूँ, कृपया मुझे समझाएं। पूर्वज, उसकी सोच कभी अच्छी नहीं रही और वह बचपन से ही घमंडी और दबंग रहा है। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी तियाननान शहर के अन्य लोगों से श्रेष्ठ है और उसने हमेशा दूसरों पर बलपूर्वक विजय प्राप्त की है। इस बड़े परिवर्तन के बाद वह थोड़ा शांत हो गया, लेकिन उसने उन बुरी योजनाओं में कोई प्रगति नहीं की। मो फैन ने मन ही मन कोसा, तुम सिर्फ 10 अध्याय जीने के लायक हो। मैंने तुम्हें ज्यादा समझदार क्यों नहीं लिखा? लेकिन इसका दोष मो किंगकुआंग पर नहीं मढ़ा जा सकता। उसे इतना मूर्ख किसने बनाया? मो परिवार में वर्णन योग्य कोई अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं था, इसलिए मो किंगकुआंग की मृत्यु के बाद मो परिवार आंतरिक कलह में पड़ गया और पतन की ओर अग्रसर हो गया। मुख्य कारण यह है कि मो हाई ने युआनजियान संप्रदाय के साथ सांठगांठ करके परिवार का मुखिया बनने की साजिश रची। इसके अलावा मो शान ने अपने बेटे का बदला लिया और युआनजियान संप्रदाय को पूरी तरह से अपमानित किया। रुको, मो फैन अचानक दंग रह गया। मैंने लिखा, मो हाई युआनजियान संप्रदाय के साथ मिलीभगत कर रहा है। इस बार मो किंगकुआंग के पुनरुत्थान ने सम्राट को पद छोड़ने के लिए मजबूर करने की मोहे की योजना को चकनाचूर कर दिया, लेकिन मोहे, जो 10 साल से अधिक समय से परिवार के मुखिया के पद से ग्रस्त है, निश्चित रूप से हार नहीं मानेगा। भले ही मो शान को लिन यांग की हत्या करने का अवसर न मिला हो, मोहे निश्चित रूप से अन्य माध्यमों से शक्तिशाली सहयोगियों के साथ मिलीभगत करेगा, क्योंकि इस बार उसने मो किंगकुआंग और उसके बेटे को अंत तक नाराज कर दिया है। किंगकुआंग, जाओ अपने पिता को ढूंढो। उनसे कहो कि मोहे पर नजर रखने के लिए और लोगों को भेजें। मोहे जरूर कार्रवाई करेगा, मो फैन ने अचानक कहा। मो किंगकुआंग को समझ नहीं आया कि मो फैन ने अचानक भविष्य से विषय बदलकर मोहे की बात क्यों कर दी और पूछा, मोहे शरद ऋतु के बाद पहले से ही एक टिड्डा है, वह कई दिनों तक कूद नहीं पाएगा। पूर्वज उसे दिल पर क्यों ले? मो फैन ने अपना माथा रगड़ा। तुम तो बेकार हो बच्चे, काश मैंने तुम्हें पहले ही अध्याय में लिख दिया होता। तुम स्वर जैसे बेवकूफ हो, मो फैन ने दांत पीसते हुए गाली दी। लिन यांग तुम्हें एक बार पीट पीट कर मार चुका है, क्या तुम्हें पता नहीं था? हाँ, पूरा शहर इस बारे में जानता है। मो किंगकुआंग ने भावशून्य भाव से सिर हिलाया। वह बूढ़े पूर्वज का इरादा समझ नहीं पाया। उसने कहा था कि मो हाई कार्रवाई करेगा, इसका लिन यांग से क्या लेना देना है? हाय, मैं इसे टुकड़ों में तोड़कर तुम्हें खिला दूंगा। पूर्वज, मो फैन ने ऐसे मूर्ख वंशज होने पर अपनी लाचारी व्यक्त की। तुम मर चुके थे लेकिन अब जीवित हो। तुम क्या करने जा रहे हो? बदला। हाँ, बदला। तुम्हारा दुश्मन कौन है? लिन यांग। अगर लिन यांग को पता चल जाए कि आप अभी भी जीवित हैं तो वह क्या करेगा? अगर तुम घास की जड़ें नहीं हटाओगे तो बसंत की हवा में यह फिर से उग आएगी। वह मुझे मारने जरूर आएगा। जीवन और मृत्यु की इस समझ के बाद मो किंगकुआंग का यही सबसे बड़ा एहसास था।
अगर उसने लिन यांग को कमजोर अवस्था में ही मार दिया होता तो बाद में ये घटनाएं न घटती। यदि वह इतना आत्मधर्मी न होता और लिन यांग को विकसित होने का अवसर न देता तो उसे इतनी अपमानजनक हार का सामना न करना पड़ता। लिन यांग मुझे कभी जाने नहीं देगा जब तक उसे पता है कि मैं अभी जिंदा हूँ। पूर्वज, मैं समझ गया। जब तक मोहाई लिन यांग को यह खबर बताता रहेगा कि मैं अभी भी जीवित हूँ, लिन यांग निश्चित रूप से हम पिता पुत्र से छुटकारा पाने की पूरी कोशिश करेगा। भविष्य में आने वाली परेशानियों से बचने के लिए मो किंग कुआंग ने अचानक कहा। इतना बेवकूफ नहीं, मो फैन ने सिर हिलाया। मैं अपने पिता से मो है और मो किंग फैन पर नजर रखने के लिए किसी को भेजने के लिए कहूंगा। यह कहकर मो किंग कुआंग बाहर भाग गया। मो फैन ने अचानक उसे रोका। रुको, अपने पिता को तुम्हारा अंतिम संस्कार करने दो। मुझे अंतिम संस्कार दो। मो किंग कुआंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। हाँ, अपने मृतक की मौत की घोषणा कर दो। कम से कम बाहरी दुनिया को तो पता चल जाए कि तुम मर चुके हो। फिर हम चुपके से झोंगझो जाएंगे। मो फैन ने सिर हिलाया। झोंगझो जाओ। झोंगझो क्यों जाओ? तियानशुआन साम्राज्य का शाही परिवार लंबे समय से पतन की ओर अग्रसर है। प्रतिष्ठित तियानशुआन सुप्रीमो केवल झोंगझो के एक कोने की रक्षा कर सकते हैं और अन्य 4 राज्यों के संरक्षक केवल नाम मात्र के हैं। 4 प्रमुख संप्रदाय 4 महाद्वीपों के वास्तविक शासक थे और वे झोंगझो के सम्राट के आदेशों का बिना किसी श्रद्धा के पालन करते थे। यह कहा जा सकता है कि तियानशुआन साम्राज्य पहले ही एक राज्य के भीतर 5 राज्यों में विभाजित हो चुका था। बेवकूफ, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। चूंकि चारों संप्रदाय एक हो सकते हैं, शाही परिवार निश्चित रूप से उनके साथ एकजुट नहीं होगा। सत्ता में और विपक्ष में स्वाभाविक रूप से विरोधाभासी हैं और विपक्ष में शाही सत्ता का तिरस्कार करने वालों की तो बात ही छोड़िए। और तो और केक पर आइसिंग लगाना कभी भी बर्फ में कोयला भेजने जितना यादगार नहीं होगा। मो फैन ने कहा। वह कभी भी यह स्वीकार नहीं करेगा कि वह अपनी पुस्तक में सबसे सुंदर महिला, तियानक्सुआन की सबसे सुंदर और शक्तिशाली व्यक्ति महामहिम महारानी को पाने की लालसा कर रहा था। महारानी कोई युवा महिला नहीं थी, बल्कि तियानशुआन शाही परिवार की असली शासक और तियानशुआन साम्राज्य की सम्राट थी। उन्होंने सैकड़ों वर्षों तक शासन किया था और मो परिवार के असली पूर्वज मो फान की समकालीन थी। हालांकि समय ने उस पर कोई निशान नहीं छोड़ा है। उसने सैकड़ों सालों से इस अस्थिर तियानक्सुआन को बनाए रखा है, कभी शादी नहीं की और कभी किसी के साथ कोई घोटाला नहीं किया। दरअसल वह एक बांझ स्त्री थी जो जन्म से ही संभोग करने और बच्चे पैदा करने में असमर्थ थी। उसके शरीर में जन्मजात प्रबल दुष्ट ऊर्जा मूलाधार में संघनित थी, इसलिए उसका विवाह करना असंभव था। बाद में तियानक्सुआन साम्राज्य नष्ट हो गया। महारानी ने व्यर्थ ही युद्ध किया और गंभीर रूप से घायल होकर भाग गईं। संयोगवश नायक लिन यांग ने उन्हें बचा लिया। कई रोमांचक अनुभवों के बाद लिन यांग के शुद्ध यांग शरीर ने उन्हें घातक रूप से आकर्षित किया। मेडिसिन सेंट के शीर्षस्तरीय अमृत की मदद से लिन यांग ने अंतः पत्थर की लड़की का दिल खोल दिया और उसका दिल जीत लिया। मो किंग कुआंग को पता नहीं था कि मो फैन क्या सोच रहा था और उसने बस सिर हिलाया। ठीक है, मैं आपकी बात सुनूंगा ओल्ड मास्टर। ठीक है, जाओ अपने पिता को ढूंढो। मो हाई के वंश के लोगों को नजरबंद कर देना और उन्हें बाहरी लोगों से संपर्क करने से रोकना सबसे अच्छा होगा। हाँ, इस अध्याय का अंत। अध्याय 7 गंतव्य निर्धारित है। अध्याय 7 गंतव्य निर्धारित है। देर रात मो किंग कुआंग वापस आया और अपने पिता मो शान के कमरे में फिर से प्रवेश किया, लेकिन उसने पाया कि उसके पिता कमरे में नहीं थे और हॉल की रखवाली के लिए कई विश्वसनीय गार्ड तैनात थे। मो किंग कुआंग को आते देख उसने जल्दी से उनका अभिवादन किया। युवा कुलपति गुप्त कमरे में कई बुजुर्गों के साथ चर्चा कर रहे हैं। उसके पिता आधी रात को बड़ों से क्या बात कर रहे थे? मो किंग कुआंग हैरान था, लेकिन तभी मो फैन की आवाज उसके दिल की गहराइयों से गूंज उठी। लगता है तुम्हारे पिता तुमसे कहीं ज्यादा होशियार हैं। अंदर जाओ। मो किंग कुआंग ने उनके निर्देशों का पालन किया और गुप्त कमरे में प्रवेश किया, जहां उसने देखा कि उसके पिता और 6 बुजुर्ग पैतृक धूपबत्ती की मेज के सामने बैठे हुए धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे। पिताजी, बड़ो कुआंगर यहाँ क्यों है? मो शान खड़ा हुआ और मो किंग कुआंग की ओर देखा। बहुत कम लोग ही उस गुप्त कमरे के बारे में जानते थे। एक गुरु होने के नाते उसने मो किंग कुआंग की आभा को भांप लिया था और वह सतर्क नहीं था। पिताजी, मुझे लगता है कि हमें किसी को महान बुजुर्ग की वंशावली पर नजर रखने के लिए भेजना चाहिए और किसी भी बदलाव को रोकने के लिए उन्हें बाहरी लोगों से संपर्क करने से यथासंभव रोकना चाहिए। मो किंग कुआंग ने मुट्ठी बांधकर सलामी दी। जो लोग गुप्त कमरे में प्रवेश कर सकते थे वे सभी मो शान के विश्वास पात्र थे और उसने इसे छिपाया नहीं। आखिरकार मो शान परिवार का वैध मुखिया है और महान बुजुर्ग का समर्थन करने वालों की तुलना में हमेशा उसका समर्थन करने वाले लोग अधिक होते हैं। जब मो शान और अन्य बुजुर्गों ने यह सुना तो वे सभी आश्चर्य से मो किंग कुआंग को देखने लगे। मो अतीत में बहुत लापरवाह था और उसने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। हाँ, मेरा बेटा बड़ा हो गया है, मो शान ने दिलासा देते हुए मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे चाचा और मैं इस मामले की योजना बनाने आए हैं। क्योंकि तुम यहाँ हो तो बैठो और साथ में सुनो। शुरुआत में मो शान उससे दूर छिपकर योजना बना रहा था। उसे डर था कि उसकी योजनाएं सफल होंगी और खामियां उजागर हो जाएंगी। यह देखकर कि मो किंग कुआंग ने भी यही सोचा था, उसे बहुत राहत मिली। पता चला कि मो शान ने पहले ही मो है पर नजर रखने के लिए लोगों को भेज दिया था। कई सालों तक परिवार का मुखिया होने के नाते वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे आसानी से निपटा जा सके। उनकी योजना में मो है के वंश को नजरबंद करना नहीं था जैसा कि मो किंग कुआंग ने कहा था, बल्कि जड़ों को मिटाना था। जब मो किंग कुआंग ने अपने पिता को यह कहते सुना कि वह पूर्वज को मिटा देना चाहते हैं तो वह घबरा गया, क्योंकि पूर्वज अभी भी रिंग में था। मो फान न सिर्फ अपने मो शान वंश का पूर्वज था बल्कि अपने मो हाई वंश का भी पूर्वज था। अपने ही कुल के लोगों को मारना पूर्वजों को नापसंद था। अगर ऐसा करने से पूर्वज नाराज हो जाते तो क्या होता? वे क्या करते? मो किंग कुआंग ने तुरंत सलाह दी। पिताजी, यह सही नहीं है। महान बुजुर्ग और अन्य लोग भी मो परिवार के सदस्य हैं। एक दूसरे के खिलाफ क्यों लड़े? युवा गुरु वाकई बहुत दयालु हैं, लेकिन देखो आज मो किंगफेंग ने तुम पर कैसे हमला किया और मो हाई ने तुम्हें कैसे देखा।
वह तुम्हारे साथ एक साथी कबीले के सदस्य जैसा व्यवहार कैसे कर सकता है? एक बुजुर्ग ने पहले मो किंग कुआंग के चरित्र की प्रशंसा की और फिर कहा, हाँ कुआंगर, तुम अभी छोटी हो और समझ नहीं पा रही हो कि लोग कितने विश्वासघाती होते हैं। मो शान ने भी सिर हिलाया। अपने बेटे के विचारों को लेकर वह राहत महसूस कर रहा था और बेबस भी। योद्धाओं की दुनिया में जमीन के हर इंच के लिए लड़ना पड़ता है। मुझे समझ नहीं आ रहा, इतने सालों में मैंने क्या किया है? उनमें से कौन सा काम बुरा नहीं था? अगर मुझे अपने पूर्वजों के नाराज होने का डर नहीं होता तो मुझे इस बात की क्या परवाह होती कि मोहाई जिंदा रहे या मर जाए। लेकिन यह सोचकर मो किंग कुआंग ने उसे फिर से मनाना चाहा, लेकिन मो शान ने बीच में ही रोक दिया। ठीक है, मामला तय हो गया है, बस इसे सुनो, तुम बाद में समझ जाओगे। यह देखकर कि उसके पिता अपनी मनमर्जी पर अड़े हुए हैं, मो किंग कुआंग असहाय हो गया। उसने मन ही मन मो फैन को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसे अंदाजा नहीं था कि मो फैन उस पर भावुक हो गया था। उसकी किताब में मो शान बस एक मालिक था जो अपने इकलौते बेटे से बहुत प्यार करता था। अपने बेटे का बदला लेने के लिए उसने लिन यांग पर घात लगाकर हमला किया, लेकिन लिन यांग और मेडिसिन सेंट ने उसे मार डाला, जिससे मो परिवार का पतन हो गया। लेकिन वास्तव में मो शान भी एक मांस और रक्त चरित्र है, न कि एक चित्र जिसे मो फैन केवल कुछ स्ट्रोक के साथ विस्तार से वर्णन कर सकता है। उसके भी अपने विचार हैं। 10 साल से ज्यादा समय से परिवार का मुखिया होने के नाते वह दयालु तो नहीं ही होगा। जहां तक मो किंग कुआंग की चिंता का सवाल है, मो फैन और भी ज्यादा परेशान था। यद्यपि इस समय वह नाम मात्र और वास्तव में मो परिवार के पूर्वज हैं, मो फैन, मो शान और मो हाई वास्तव में उनके वंश हैं। वह अभी भी मन ही मन इन बच्चों को एक दर्शक की तरह देख रहा था। वह इस कहानी के लेखक हैं और सभी पात्रों का जीवन और मृत्यु उनके द्वारा ही तय की गई है। मो हाई, मो किंग फेंग और अन्य लोगों का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि मो किंग कुआंग जो अब उनके अधीन है, उनकी कलम के हाथों मारे गए। लेकिन मो किंग कुआंग सचमुच उसे अपना पूर्वज मानता था। एक पूर्वज के नजरिए से वंशजों के बीच आपसी कलह सबसे ज्यादा अवांछनीय चीज होती है। इससे उसे थोड़ा अजीब लगा और वह चुप हो गया। मो किंग कुआंग इतना भयभीत था कि उसे मो फैन से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी। क्या पूर्वज सचमुच नाराज हैं? क्या वे मुझे अनदेखा कर रहे हैं, या वे पहले ही चले गए हैं? यदि हमारे पूर्वज हमें आपस में लड़ते हुए देखते और अपनी मृतात्माओं को जीवित करने की शक्ति से हमें दंडित करना चाहते, तो हम कैसे विरोध कर सकते थे? कुआंगेर, कुआंगेर, क्या तुम सुन रहे हो? मो शान ने मो किंग कुआंग को याद दिलाया जब उसने देखा कि उसकी आंखें हमेशा भटकती रहती थीं। आह पिताजी, मेरे बेटे। मो किंग कुआंग ने कुछ शर्मिंदगी के साथ उनकी ओर देखा। मो शान ने उसे गौर से देखा और गहरी सांस ली। हाय, चूंकि तुम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए कल मैं तुम्हें शीझों भेज दूंगा और तियांदाओ संप्रदाय में शामिल होने दूंगा। तियांदाओ संप्रदाय और युआनजियान संप्रदाय में हमेशा से ही दरार रही है। तुम्हें वहां अच्छी तरह से प्रशिक्षण लेना चाहिए और अपना बदला लेने के लिए काम करना चाहिए। यह सुनकर मो किंग कुआंग ने जल्दी से कहा, नहीं पिताजी, अगर मैं स्वर्गीय ब्लेड संप्रदाय में जाता हूं तो यह अनिवार्य रूप से युआन तलवार संप्रदाय में असंतोष का कारण बनेगा और वे निश्चित रूप से मेरे मो परिवार पर अपना गुस्सा निकालेंगे। आप और बुजुर्ग इससे कैसे निपटेंगे? अच्छा बेटा, जब तक तुम ठीक हो मेरा मो परिवार नहीं गिरेगा। बस अपनी साधना पर मेहनत करो, बाकी हम पर छोड़ दो। मो शान राहत से मुस्कुराया। यह बच्चा हालांकि बाहर से घमंडी और दबंग दिखता है, लेकिन असल में परिवार से जुड़ाव की गहरी भावना रखता है। नहीं पिताजी, अगर मैं मर नहीं गया तो लिन यांग निश्चित रूप से मुझे जाने नहीं देगा। वह भविष्य में आने वाली परेशानियों को रोकने के लिए मेरे मो परिवार को नष्ट करने की हर संभव कोशिश जरूर करेगा। मैं आपसे विनती करता हूँ कि कल से ही मेरा अंतिम संस्कार कर दें। घोषणा कर दें कि मैं मर चुका हूँ और मैं चुपके से झोंक जाकर शाही परिवार में शामिल हो जाऊंगा। मो किंग कुआंग ने कहा। यह सुनकर सब लोग दंग रह गए। मो किंग कुआंग ने तो अपनी मौत का नाटक रचने की योजना बना ली थी। इससे वे बहुत प्रभावित हुए। मो शान ने एक पल के लिए उसे ध्यान से देखा, मानो अपने बेटे को फिर से जान रहा हो। कुआंगर, तुम्हारा विचार तो बहुत बढ़िया है, हमने ही इस पर ठीक से विचार नहीं किया। अपनी मौत का नाटक करना एक अच्छा विचार है। फिर आप अपनी मौत का बहाना बनाकर मोहाई और मो परिवार के बीच सत्ता संघर्ष शुरू कर सकते हैं, जिससे आंतरिक कलह पैदा हो सकती है। सबसे पहले आप वैध रूप से मोहाई के वंश को खत्म कर सकते हैं। दूसरा, मो परिवार के भीतर का आंतरिक टकराव युआन जियान जोंग और लिन यांग की सतर्कता को भी कम कर सकता है। लेकिन आप शाही परिवार के पास क्यों गए? स्वर्गीय ब्लेड संप्रदाय के पास क्यों नहीं गए? आप जानते हैं, केवल जब शाही परिवार अस्वीकार करता है तभी स्वर्गीय ब्लेड संप्रदाय वास्तव में युआन तलवार संप्रदाय के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। मो किंग कुआंग ने अपना सिर हिलाया। केक पर आइसिंग लगाना आसान है, लेकिन किसी जरूरतमंद की मदद करना मुश्किल है। कोई शाश्वत दुश्मन नहीं होते, केवल शाश्वत हित होते हैं। उसने मो फैन द्वारा बताई गई हर बात बोल दी, जिससे कमरे में मौजूद सभी लोग फिर से चौंक गए। काफी देर बाद एक बुजुर्ग ने आखिरकार उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, युवा कुलपति सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। वास्तव में चारों महान संप्रदाय प्रतिभाशाली लोगों से भरे हुए हैं। भले ही युवा कुलपति प्रतिभाशाली हों, फिर भी यदि वे स्वर्गीय ब्लेड संप्रदाय में प्रवेश करते हैं तो पूरे संप्रदाय का पूर्ण समर्थन प्राप्त करना आसान नहीं होगा। शाही परिवार प्रतिभा खो रहा है और 4 महान संप्रदायों द्वारा हमें धमकी दिए जाने के कारण शाही शक्ति खतरे में है। यह युवा स्वामी जैसी प्रतिभाओं के लिए प्यासे होने का समय है। यदि आप भविष्य में शाही परिवार को शक्तिशाली दुश्मन को उखाड़ फेंकने में मदद कर सकते हैं तो मेरा मो परिवार निश्चित रूप से तियानक्सुआन साम्राज्य में एक विशालकाय बन जाएगा। मो शान ने भी सिर हिलाया। कुआंगेर, बहुत बढ़िया। इस कठिन परीक्षा के बाद तुम सचमुच बहुत आगे बढ़ गए हो। जब तुम भविष्य में बाहर जाकर अपना रास्ता बनाओगे तो मुझे बहुत राहत मिलेगी। मो किंग कुआंग ने सिर हिलाया। उसे यकीन नहीं था। जैसा मो शान ने बताया, उसने शुरू में तियांदाओ संप्रदाय में शामिल होने की योजना बनाई थी। ये सब उसे उसके पूर्वज मो फैन ने सिखाया था। वह मो फैन के प्रति और भी ज्यादा आभारी महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया।
उसकी जान बचाने और उसे मिले मार्गदर्शन के लिए उसकी कृतज्ञता उसके अपने पूर्वजों से कम नहीं थी। लेकिन बूढ़ा पूर्वज इस समय कहीं नहीं था और उसे जरा भी भरोसा नहीं था। अगर बूढ़ा पूर्वज उस पर से भरोसा छोड़ दे तो कोई संभावना ही नहीं बचेगी। पिताजी, क्या आप कृपया महान बुजुर्ग और अन्य लोगों को नहीं मार सकते? मो किंगकुआंग को उन्हें फिर से समझाना पड़ा। नहीं, अगर तुम अपनी मौत का नाटक करोगे तो वे जिंदा नहीं रह पाएंगे। यहाँ तक कि तुम्हारे विश्वास पात्रों को छोड़कर जो तुम्हारे पुनरुत्थान के बारे में जानते हैं उन्हें भी अपना मुंह बंद रखना होगा। मो शान ने ठंडे स्वर में मना कर दिया। उसकी आंखों में जानलेवा इरादे थे। सब लोग, कुआंगेर की मौत। तुम्हें अपनी हदें पता है? मो शान ने चारों ओर देखा। उसकी उदासीन आंखों ने कई बुजुर्गों को सिहरन से भर दिया। हाँ, हम युवा स्वामी की स्थिति कभी उजागर नहीं करेंगे। बुजुर्गों ने एक एक करके अपनी वफादारी जाहिर की। इस अध्याय का अंत। अध्याय 8, राजा का मकबरा। अध्याय 8, राजा का मकबरा। अगले दिन उबड़-खाबड़ पहाड़ी रास्ते पर चल रहे लोगों के एक समूह को यह खबर मिली। मो परिवार के सबसे बड़े बेटे मो किंगकुआंग की चोटों के कारण मृत्यु हो गई। सबसे बड़े बुजुर्ग मो हाई ने इस अवसर का लाभ उठाकर अपने पिता के साथ मिलकर सम्राट को पद छोड़ने और सत्ता हथियाने के लिए मजबूर किया। लेकिन परिवार के मुखिया मो शान ने सावधानी बरती और बाद में उसे फांसी दे दी गई। मो परिवार को आंतरिक कलह के कारण भारी नुकसान हुआ और उसे भारी क्षति हुई। वे इस समय एक भव्य अंतिम संस्कार समारोह में शामिल थे। मर गया? वह सचमुच कमजोर है। टीम का एक साधारण सा दिखने वाला और साधारण युवक मन ही मन बुदबुदाया। यह युवक लिन यांग है, नायक जिसने मो किंगकुआंग को हराया और तियाननान सिटी शिष्य भर्ती सम्मेलन में चैंपियनशिप जीती। भाई लिन यांग, मो किंगकुआंग मर चुका है। मो परिवार में फिर से आंतरिक उथल पुथल मच गई है। मुझे लगता है कि वे अब तियाननान शहर में कोई बुराई करने की हिम्मत नहीं करेंगे, एक खूबसूरत लड़की ने खुशी से कहा। वह चू यानरान है, वह अपराधी जिसने मो किंगकुआंग और यहाँ तक कि मो परिवार को भी ऐसी विपत्ति का सामना करना पड़ा। वे भाग्यशाली हैं। मो परिवार कई सालों से तियाननान शहर के लोगों को धमका रहा है, जिससे जनता में आक्रोश है। मेरी मूल मंशा अपनी साधना में सफलता प्राप्त करने के बाद तियाननान के लोगों के लिए इस बुराई को खत्म करना था। अब वे एक दूसरे को मार रहे हैं और उनकी जीवन शक्ति को बहुत नुकसान पहुंचा है, लेकिन वे संयोग से बच निकले हैं, लिन यांग ने तिरस्कार पूर्वक कहा। वह खून का प्यासा तो नहीं था, लेकिन अन्यायक भी नहीं था। उसने मो परिवार की उम्मीदें पहले ही मिटा दी थीं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे मौत की जंग में थे। भविष्य में उसे इसे पूरी तरह से मिटाकर इस मुसीबत को हमेशा के लिए खत्म करना होगा, वरना उसके लिन परिवार को भी मो परिवार के पागलपन भरे बदले का सामना करना पड़ेगा। खैर, अब से वे तियाननान शहर में कोई परेशानी पैदा नहीं कर पाएंगे। चू यानरान की आंखें चमक उठीं और उसने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। तियाननान शहर से केवल 3 लोगों को युआनजियान संप्रदाय के शिष्य के रूप में चुना गया था। मूल रूप से 1 या 2 लोगों को चुना गया था, साथ ही मो किंगकुआंग को दिया गया स्थान भी। बाद में मो किंगकुआंग को पदच्युत कर दिया गया और युआनजियान संप्रदाय ने अपना वादा तोड़ दिया और शेष स्थान तीसरे स्थान पर रहे फांग चेंग को दे दिया। वह भी एक प्रतिभाशाली युवक था, जिसका जन्म तियाननान शहर के एक मध्यम आकार के फांग परिवार में हुआ था। लेकिन उसने देखा कि लिन यांग अलग था और उसने पूरे रास्ते लिन यांग का अनुसरण किया। तियाननान शहर में युआनजियान संप्रदाय में शामिल हुए नए शिष्यों ने पहले ही लिन यांग के नेतृत्व में एक छोटा समूह बना लिया है। दूसरे रास्ते पर मो किंगकुआंग, जो मो परिवार के ताबूत में लेटा हुआ था, एक चाय की दुकान पर आराम कर रहा था। उसने काले कपड़े और काला लबादा पहना हुआ था और उसके चेहरे पर एक टोपी ढंकी हुई थी। यह स्थान तियाननान शहर से सैकड़ों मील दूर है। कल रात गुप्त कक्ष में चर्चा समाप्त होने के बाद मो शान ने तुरंत कार्रवाई की। अराजकता का फायदा उठाते हुए मो किंगकुआंग दीवार फांदकर रात में ही झोंगझों की ओर निकल पड़ा। तियानहान महाद्वीप में केवल 2 साम्राज्य हैं, तो इसका क्षेत्रफल कितना विशाल है। नानझो से झोंगझो तक की सड़क के लिए एक ऐसे यूनिकॉर्न की आवश्यकता होती है जो प्रतिदिन 1000 मील की यात्रा कर सके और पहुंचने से पहले 10 दिनों तक दिन रात दौड़ सके। राज्यों के बीच अंतरिक्ष सरणियां संप्रदायों द्वारा नियंत्रित होती हैं। अगर मो किंगकुआंग अंतरिक्ष सरणियों के माध्यम से झोंगझो पहुंचना चाहता है तो उसे युआनजियान संप्रदाय द्वारा अवश्य खोज लिया जाएगा। क्या तुमने सुना है कि जुआनन शहर के बाहर क्योंगुआ पर्वत में एक राजा का मकबरा दिखाई दिया है? मो किंगकुआंग से थोड़ी दूर एक मेज पर कई योद्धा धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे। मो किंगकुआंग मार्शल कलाकार के स्तर तक पहुंच गया है, उसकी सुनने और देखने की क्षमता पहले से कहीं बेहतर है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से स्पष्ट सुन सकता है। जुआनन शहर उस मार्ग के ठीक पास है जिससे मो किंगकुआंग झोंगझो गए थे। राजा का मकबरा वह जगह है जहां राजा वू को उनकी मृत्यु के बाद दफनाया गया था। मकबरे में दफन ज्यादातर चीजें राजा वू की उनके जीवनकाल की थीं। तियानहान महाद्वीप में मार्शल सम्राट का स्तर पहले से ही दुनिया में सबसे अच्छा है और उच्च मार्शल संत का स्तर लगभग मायावी है। दुनिया में सबसे शक्तिशाली युद्ध शक्ति आमतौर पर राजा या सम्राट स्तर की होती है। नियमों के अनुसार राजा स्तर और उससे ऊपर के स्तर भी स्वायत्त होते हैं और उन्हें किसी के अधीन रहने की आवश्यकता नहीं होती। तियानशुआन साम्राज्य में जो कोई भी मार्शल राजा के स्तर तक पहुंच जाता था, उसे शाही परिवार द्वारा राजा की उपाधि और जागीर दी जा सकती थी। ऐसा अस्तित्व उस समय मो किंगकुआंग की पहुंच से बाहर था। किंगकुआंग, तुम्हें इस राजा के मकबरे का पता लगाना होगा। अचानक मो किंगकुआंग के दिल से मो फैन की आवाज सुनाई दी। इतना खुश मत होइए, आपके पूर्वज अभी भी आपके साथ हैं। बूढ़ा आदमी पूरी रात चुप रहा था और उसने कितनी भी आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं मिला। मो किंगकुआंग को तो यहाँ तक लगा कि मो फैन ने उसे छोड़ दिया है। वास्तव में उनकी यह चिंता अनावश्यक थी कि क्या मो फैन अपने ही लोगों की हत्या से असंतुष्ट होंगे। हालांकि मो फैन नाम मात्र रूप से मो परिवार का पूर्वज है, लेकिन वास्तव में मो परिवार के लिए उसकी कोई भावना नहीं है। इसके विपरीत नायक लिन यांग एक ऐसा किरदार है जिसे बनाने में उसने बहुत मेहनत की है। इसके अलावा वह यह भी जानता था कि सैकड़ों वर्षों की विरासत के बाद वंशजों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि यह बताना असंभव था कि कितनी पीढ़ियां थीं। अगर कुछ बुरे लोगों को जल्द से जल्द हटा दिया जाए तो मो परिवार के आगे बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। वह चुप रहा और सोचने लगा कि आगे क्या करना है।
क्या मो क्विंग कुआंग का पुनरुत्थान और मो शान का बदला लेने का अस्थायी त्याग उसकी मूल योजना को बाधित करेगा? अपनी पिछली योजना के अनुसार मो शान ने कबीले के सभी सरदारों को लिन यांग पर घात लगाकर हमला करने और उसे मार डालने के लिए प्रेरित किया। भागते समय लिन यांग को क्योंगुआ पर्वत पर राजा का मकबरा मिला और उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। वह नहीं जानता था कि लिन यांग युआनजियान संप्रदाय की टीम के साथ युआनजियान संप्रदाय में सुरक्षित लौट आया है या नहीं। किसी को क्योंगुआ पर्वत में राजा के मकबरे के बारे में बात करते हुए सुनने के बाद मो फैन ने सुझाव दिया कि मो किंग कुआंग जाकर उसे लूट ले। सबसे पहले क्योंगुआ पर्वतों में हुए साहसिक कार्य ने मो किंग कुआंग जैसे निम्नस्तरीय योद्धाओं में कुछ महत्वपूर्ण सुधार लाए। दूसरे, वह यह भी देखना चाहता था कि क्या उसकी तितली नायक लिन यांग के पहले साहसिक कार्य को पीछे छोड़ पाएगी। पूर्वज आप मो किंग कुआंग बहुत घबराया हुआ था। घबराओ मत, तुम्हारे पिता ने पारिवारिक मामलों में अच्छा काम किया है, तुम्हें उनसे सीखना चाहिए, मो फैन ने शांति से कहा। वह जानता था कि मो किंग कुआंग को डर था कि कहीं वह भाईचारे की हत्या का बुरा न मान ले। लगता है पूर्वज को कोई आपत्ति नहीं है। मो किंग कुआंग को राहत महसूस हुई। फिर उसने पूछा, दादाजी, वह राजा का मकबरा है, इस पर कब्जा करने के लिए कई सेनाएं आपस में होड़ कर रही होंगी। मुझ जैसे एक साधारण युद्धकलाकार को लूट का हिस्सा कैसे मिल सकता है? डरो मत, मैं यहाँ हूँ। हालांकि झोंगझोउ शाही परिवार का पतन हो रहा है, फिर भी एक दुबला पतला ऊंट घोड़े से बड़ा होता है। अपने सीमित कौशल के साथ तुम जरूरत के समय मदद भी नहीं कर सकते, केक पर आइसिंग लगाना तो दूर की बात है। तुम्हें कुछ टिप्स डालने की जरूरत है, मो फैन ने कहा। ठीक है, मैं अपने पूर्वजों की बात मानूंगा, मो किंग कुआंग ने सिर हिलाया। क्या तुमने कुछ खाया पिया है? कोई जगह ढूंढ लो, मैं तुम्हें तैयार कर दूंगी, बस। हाँ। 10 दिन बाद क्योंगुआ पर्वत पर एकत्रित होने वाले लोगों की संख्या, जो हाल ही में काफी हलचल भरी थी, अपने चरम पर पहुंच गई। क्योंगुआ पर्वत नानझो और झोंगझो के संगम के पास स्थित हैं। ये पर्वत निरंतर हैं और ऊपर से देखने पर किसी कुएं के आकार के लगते हैं। बीच का भाग विभिन्न पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है और छोटे छोटे घाटियों का निर्माण करता है। कुछ दिन पहले हुए भूस्खलन से राजा के मकबरे का प्रवेश द्वार दिखाई दिया। इच्छुक पक्षों द्वारा की गई जांच के अनुसार यह 1000 वर्ष पूर्व का फूलों के राजा का मकबरा है। छठे रैंक के मार्शल किंग अपनी फूल तोड़ने वाली उंगली और गिरते हुए फूल हथेली के साथ दुनिया भर में भयभीत हैं। ये 2 पृथ्वी स्तरीय कौशल इस मकबरे में सबसे कीमती खजाने हैं। मो फैन जानता था कि लिन यांग ने ये 2 अनोखे हुनर सीख लिए हैं। शुरुआती दिनों में उसने बार बार कमजोरों के साथ मिलकर ताकतवरों को हराया, युआनजियान संप्रदाय में चमक बिखेरी और जल्द ही एक प्रत्यक्ष शिष्य बन गया। लिन यांग, क्या तुम फिर आओगे? अगर आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। कैसा रहेगा? इस अध्याय का अंत। अध्याय 9 अलविदा लिन यांग। अध्याय 9 अलविदा लिन यांग। मो किंग कुआंग दूर पहाड़ी रास्ते से थके हुए यहाँ आए। उन्होंने क्योंगुआ पर्वत पर फैले फूलों की खुशबू को सूंघा और राहत की सांस ली। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, क्योंगुआ पर्वत फूलों का एक मनमोहक सागर है। मनोरम दृश्यों, पक्षियों के कलरव और सुगंधित फूलों के साथ यह जुआनान शहर के युवक युवतियों के लिए वसंत ऋतु की सैर का आनंद लेने का एक लोकप्रिय स्थान हुआ करता था। यदि राजा का मकबरा न होता तो चारों ओर से आने वाली सेनाओं का आगमन इस अद्भुत वातावरण को नष्ट कर देता तथा इस सुंदर दृश्य में तनाव पैदा कर देता, जो आमतौर पर हंसी का कारण बनता है। इस समय मो किंग कुआंग का रूप पूरी तरह बदल गया था। उसकी त्वचा काली पड़ गई थी, आंखें संकरी हो गई थीं और गर्दन के पीछे एक छोटा सा बवासीर था। यह सब मो परिवार में गृह कलह के शांत होने की बदौलत संभव हुआ। सिस्टम ने मो फैन को एक बेहतरीन मेकअप तकनीक और एक मेकअप बॉक्स से पुरस्कृत किया। उन्होंने मो किंग कुआंग को एक साधारण अश्वेत लड़के की तरह कपड़े पहनाए और अब उनमें एक अमीर युवक का व्यवहार नहीं था। घाटी में बहुत से लोग थे और विभिन्न बलों ने शिविर स्थापित कर लिया था, जिससे सुंदर दृश्य इतना नष्ट हो गया था कि उसे पहचाना नहीं जा सकता था और ऊंची आवाज में बातें करने की आवाज अनथीन थी। बड़े लियू, मैं यहाँ हूँ। आपके परिवार से कौन कौन अंदर गया है? मास्टर ली, हमारे आयरन सैंड गैंग के कुछ ही बेकार लोग अंदर आए हैं। इस भूतिया मकबरे के प्रतिबंध वाकई अजीब हैं। 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। हाँ, हमारे बैटल फ्लैग सेट में कुछ लोग जो सही उम्र के हैं, उन्होंने अभी अभी मार्शल आर्ट के क्षेत्र में प्रवेश किया है, इसलिए उनके लिए कुछ भी हासिल करना शायद मुश्किल है। हालांकि नानझो युआनजियान संप्रदाय के शासन के अधीन है, फिर भी इस क्षेत्र में कई छोटी छोटी ताकतें भी हैं जो उस पर निर्भर हैं। ऐसे अवसर इन छोटी ताकतों के उत्थान के भी अवसर हैं। उस समय युआनजियान संप्रदाय एक छोटी सी शक्ति के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन संयोगवश उसने प्राचीन सर्वोच्च तलवार महल की विरासत हासिल कर ली और इस प्रकार वह दुनिया के सबसे शक्तिशाली संप्रदायों में से एक बन गया। मो फैन की चेतावनी के बाद मो किंग कुआंग उस इलाके में घूमा, लेकिन उसे युआनजियान संप्रदाय के आने की कोई खबर नहीं मिली। जब वह वापस प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां लोगों की भीड़ जमा है। यह युआनजियान संप्रदाय था। युआनजियान संप्रदाय के काफी लोग थे, लगभग 100 युवक युवतियां, शायद सभी इस वर्ग के नए शिष्य थे। लिन यांग और चू यानरान भी उनमें शामिल थे। दोनों ने युआनजियान संप्रदाय के बाहरी शिष्यों के धूसर वस्त्र पहने हुए थे। हालांकि उनकी साधना बहुत ऊंची नहीं थी और वे ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं कर रहे थे। युआनजियान संप्रदाय के नए शिष्यों की भीड़ के बीच लिन यांग को देखकर वह अभी भी बहुत पतला और कम महत्वपूर्ण था और उसकी दोनों आंखों से वास्तव में रत्नों की तरह दिव्य प्रकाश निकल रहा था। और चू यानरान, जो उसके साथ धीमी आवाज में बातें कर रही थी और हंस रही थी और उसके साथ आत्मीयता से व्यवहार कर रही थी, वह भी प्रसन्न थी और हर समय हंसती रहती थी। लबादे के नीचे छिपा मो किंग कुआंग का शरीर कांपने से खुद को नहीं रोक पा रहा था। लटकते काले घूंघट के बीच से मो किंग कुआंग की आंखें लाल थीं और उसकी आंखों से गहरा आक्रोश झलक रहा था, जो दूर से ही लिन यांग पर अंकित हो गया। क्या क्या तुम्हें जलन हो रही है? मो फैन हंसा। दादाजी, यह कुतिया चू यानरान हमेशा मेरे अनुरोधों का जवाब देती है, लेकिन वह मुझे अनदेखा कर देती है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं मो परिवार का युवा स्वामी लिन यांग के छोटे परिवार के नीच प्राणी का मुकाबला नहीं कर सकता? मो किंग कुआंग क्रूर लग रहा था। हाँ, एक चाटुकार जो कुछ भी नहीं जानता, मो फैन ने शांति से कहा।
कुत्ते को चाटने वाला, यह क्या है? उह, एक बहुत ही सामान्य प्रजाति, आमतौर पर नर, जो विपरीत लिंग के हर अनुरोध का जवाब देता है और उनकी भरपूर चापलूसी करता है। नतीजतन उन्हें अक्सर संसाधनों का मुफ्त प्रदाता माना जाता है, लेकिन उन्हें संभोग के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। मैंने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना, लेकिन यह छवि ऐसे नाम की हकदार है। यह जरूर कोई ऐसी प्रजाति होगी जो हमारे पूर्वजों के जमाने में अस्तित्व में रही होगी। मो किंग कुआंग ने सोचते हुए सिर हिलाया। मो फैन हंसा और उपदेश देते हुए बोला, औरतों, तुम्हें उन्हें बिगाड़ना नहीं चाहिए। इससे सिर्फ बुरी आदतें ही बढ़ेंगी। अगर तुम उन्हें 3 दिन तक अनुशासन में नहीं रखोगी तो वे छट फाड़ देंगी। तुम्हें लिन यांग से यह सीखना चाहिए। देखो वह तुम्हें कैसे नजरअंदाज करता है। लड़कियां इसके झांसे में आ जाती हैं, खासकर वे जिन्हें बचपन से ही राजसी व्यवहार मिला हो। इसे कहते हैं मुश्किल से पाना। लिन यांग मो किंग कुआंग ने आह भरी और ईमानदारी से उसकी चापलूसी की। बेटे, अपने सबक से सीखो। मेरा मानना है कि हमारे पूर्वज ने अपनी मुश्किलें बढ़ाने की रणनीति से कई गर्वित महिलाओं का दिल जीत लिया था। अहम मो फैन इस वंशज का गला घोंटना चाहता था जो किसी की चापलूसी भी नहीं कर सकता था। मैं एक ऑनलाइन लेखक हूँ, बेवकूफों में भी बेवकूफ। मेरा कभी कोई प्रेम संबंध भी नहीं रहा। न सिर्फ बिना किसी स्पष्ट कारण के मेरे वंशजों का एक बड़ा परिवार है, बल्कि वे सब सूअरों की तरह बेवकूफ हैं और मेरी चापलूसी भी नहीं कर सकते। हालांकि मो फैन अपनी सच्ची भावनाओं को प्रकट नहीं कर सका और स्पष्टता से कहा, अगर मैं आपकी तरह होता तो वो परिवार कहाँ से आता। भीड़ में लिन यांग को अजीब सा महसूस हुआ और उसकी पीठ पर ठंडक सी महसूस हुई, मानो कोई उस पर जासूसी कर रहा हो। उसने ध्यान से इधर उधर देखा, लेकिन कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला, इसलिए उसे हार माननी पड़ी। डीकन फेंग, बहुत समय हो गया मिलते हुए, आप अभी भी पहले की तरह आकर्षक हैं। डीकन फेंग, क्या ये इस वर्ष युआनजियान संप्रदाय के शिष्य हैं? ये सभी उत्कृष्ट हैं। आह, युआनजियान संप्रदाय ने इस बार बहुत सारे शिष्य भेजे हैं। मुझे डर है कि हम युवाओं को युवराज के साथ अध्ययन के लिए जाना पड़ेगा। बीच में हरे कपड़े पहने अधेड़ उम्र के आदमी को लोगों का एक समूह घेर कर उसकी चापलूसी कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस बार युआनजियान संप्रदाय का नेता हो। डीकन फेंग लगभग 40 वर्ष के थे, लंबे और दुबले पतले, अपनी लंबी दाढ़ी को सहलाते हुए, तीखी आंखों और गर्व से भरे हुए। आसपास के कई छोटे छोटे संप्रदायों के नेताओं से कुछ बातचीत करते हुए उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। फिर शिष्यों की ओर मुड़कर उन्होंने सख्ती से कहा, यह प्रवेश परीक्षा फूल तोड़ने वाले राजा की समाधि में होगी। जो भी फूल तोड़ने वाले खजाने का दर्पण प्राप्त करेगा, उसे सीधे आंतरिक शिष्य बना दिया जाएगा। बाकी सभी बाहरी शिष्य बन जाएंगे। हाँ, सभी शिष्यों ने आदेश का पालन किया और राजा निहुआ की कब्र में प्रवेश किया। डीकन फेंग, युआनजियान संप्रदाय वाकई बहुत उदार है। उन्होंने राजा निहुआ के खतरनाक मकबरे में प्रवेश प्रतियोगिता का आयोजन किया है। तुम्हें पता है, ऐसी गुप्त जगहों पर समय समय पर हत्याएं और डकैतियां होती रहती हैं। क्या तुम्हें डर नहीं है कि इस बार युआनजियान संप्रदाय को भारी नुकसान होगा? तभी भीड़ में से अचानक एक बेसुरी आवाज आई। एक सफेद चेहरे वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति, जो रेशमी महलनुमा पोशाक पहने हुए था और हाथ में एक व्हिस्ट लिए हुए था, भीड़ में अलग से दिखाई दे रहा था। इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति का चेहरा गोरा था, दाढ़ी नहीं थी, तथा उसकी आवाज ऊंची और स्त्रीयोचित थी, बिल्कुल महल में सेवा करने वाले किसी हिजड़े जैसी। ओह, यह तो हिजड़ा हुआंग है। क्या बात है? शाही परिवार भी मेरे नानझो के गुप्त क्षेत्र में दखल देना चाहता है। डीकन फेंग उस व्यक्ति को आते देख एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर व्यंग्यात्मक लहजे में बोला। डीकन फेंग को इतना अनुचित होते देख नपुंसक हुआंग ने अपनी आर्किड उंगलियों को चुटकी में दबाया और शाप दिया, पूरे स्वर के नीचे, क्या यह राजा की भूमि है? आपकी राय में डीकन फेंग, यह नानझो हमारे तियानक सुआन क्षेत्र से संबंधित नहीं है? या क्या आप सभी अपने युआनजियान संप्रदाय में ऐसा सोचते हैं? ये शब्द निकलते ही कमरे में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए और डीकन फेंग के चेहरे के भाव भी बदल गए। हालांकि हर राज्य की स्वायत्तता मौन थी, फिर भी वे नाम मात्र के लिए तियानशुआन के लोग ही थे। जब तक वे अपने रिश्ते को पूरी तरह से नहीं तोड़ देते, तब तक कौन देशद्रोह करने की हिम्मत करेगा? मुझे माफ कर दो, हिजड़े, मैंने लापरवाही से बोल दिया। डीकन फेंग ने अनिच्छा से सिर झुकाया। संप्रदाय की महत्वपूर्ण योजनाएं शब्दों से बर्बाद नहीं होनी चाहिए। नपुंसक हुआंग ने यह सुना और समझ गया कि वह उसका कुछ नहीं कर सकता। उसने ठंडी आवाज में कहा, हम डीकन फेंग, अब से तुम्हें अपनी बातों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अपने ऊपर मुसीबत मत लाना। आपकी शिक्षाओं के लिए धन्यवाद नपुंसक हुआंग। मुझे उम्मीद है कि इस बार मकबरे में प्रवेश करने वाले शाही परिवार के सदस्य हमारे तियानकसुआन साम्राज्य जितने ही शक्तिशाली होंगे। डीकन फेंग शर्मिंदा हो गए और जवाबी कार्रवाई के लिए कोई और रास्ता तलाशने लगे। तियानकसुआन साम्राज्य में अधिकांश उत्कृष्ट प्रतिभाएं 4 प्रमुख संप्रदायों में शामिल हो गईं और शाही परिवार द्वारा भर्ती की जा सकने वाली प्रतिभाओं की समग्र गुणवत्ता वास्तव में थोड़ी कमतर थी। नपुंसक हुआंग का चेहरा उदास हो गया। नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन श्रेष्ठ है और कौन निम्न। शायद इस बार युआनजियान संप्रदाय का एक भी शिष्य आंतरिक संप्रदाय में आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस अध्याय का अंत। अध्याय 10 प्रवेश करना और फूल चुनना। अध्याय 10 प्रवेश करना और फूल चुनना। यह खबर तेजी से फैल गई कि युआनजियान संप्रदाय ने नए शिष्यों के इस बैच के लिए प्रवेश परीक्षा के रूप में राजा निहुआ की कब्र का इस्तेमाल किया है। नानझो से सैकड़ों की संख्या में कुलीन शिष्य वहां आ गए, जिससे कई छोटी छोटी ताकतें बोलने में असमर्थ हो गईं। उनके द्वारा भर्ती किए गए शिष्यों की गुणवत्ता युआनजियान संप्रदाय से कहीं कमतर थी। और तो और युआनजियान संप्रदाय के सैकड़ों लोग राजा निहुआ की समाधि पर उमड़ पड़े। उनके शिष्यों को शायद सूप का एक घूंट भी नसीब नहीं हुआ होगा। प्रवेश प्रतियोगिता। मो फैन हैरान रह गए। लिन यांग तो आ गया, लेकिन उसकी यह छोटी तितली अभी भी अपने प्रक्षेप पथ से थोड़ा भटक गई। मूल उपन्यास में युआनजियान संप्रदाय की संप्रदाय प्रतियोगिता लिन यांग द्वारा नियनहुआ बाओजियान प्राप्त करने के बाद आयोजित की गई थी। लिन यांग समकालीन नवागंतुक राजा बन गए और आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश कर गए। युआनजियान संप्रदाय ने राजा नियानहा की कब्र को ज्यादा महत्व नहीं दिया, इसलिए राजा नियानहा की कब्र में प्रवेश करने वाली सबसे बड़ी ताकत बगल का शाही परिवार था।
फूल चुनने का दर्पण एक खजाने की किताब है जो फूल चुनने वाले राजा की फूल चुनने वाली उंगली और गिरते हुए फूल हथेली के दो अद्वितीय कौशल को दर्ज करती है। मो फैन की पुस्तक में लिन यांग ने फूल चुनने का दर्पण प्राप्त किया और पहला आंतरिक शिष्य बन गया, जिसने उसकी आश्चर्यजनक सफलता के लिए एक ठोस आधार तैयार किया। दिंग मेजबान ने फूल चुनने वाले खजाने का दर्पण नामक एक अतिरिक्त खोज शुरू कर दी है। कृपया फूल चुनने वाले खजाने का दर्पण प्राप्त करें और इस खोज को पूरा करके आपको कब्जा कौशल से पुरस्कृत किया जाएगा। अगर आप असफल रहे तो आपकी आत्मा 1 साल के लिए कमजोर हो जाएगी और आप जाग नहीं पाएंगे। कब्जा कौशल मेजबान किसी ऐसे शरीर पर कब्जा कर सकता है जिसने स्वेच्छा से नियंत्रण छोड़ दिया हो और मेजबान की कुछ शक्ति का उपयोग युद्ध में सहायता के लिए कर सकता है। लगाई गई शक्ति की शक्ति नियंत्रण करने वाले शरीर की शक्ति पर निर्भर करती है। हिम्मत, कब्जा करने का हुनर। मुझे याद है कि मेडिसिन सेंट के पास भी यही हुनर था। उसने लिन यांग पर कब्जा किया था और उसे कई ताकतवर दुश्मनों से लड़ने में मदद की थी। मेरे जीवन काल में मेरी ताकत कम से कम एक मार्शल सम्राट जितनी थी। हालांकि उनकी जितनी अच्छी नहीं, लेकिन इस व्यवस्था से बनने वाली चीजें उनकी तुलना में ज्यादा प्रभावी होनी चाहिए। जहां तक सजा की बात है, उसकी आत्मा 1 साल तक सोती रहेगी। मो किंगकुआंग जैसे नासमझ लड़के के लिए तो अब तक टुकड़े टुकड़े हो जाना तय था, और फिर लिन यांग जैसा चुना हुआ भी है। कौन जाने वो 1 साल में कितना आगे बढ़ जाएगा। खैर, जब मो फैन ने ये लिखा था, उसके 1 साल बाद लिन यांग किसी ग्रैंड मास्टर को टक्कर दे सकता था। नहीं, यह मिशन पूरा होना चाहिए। युआन जियान संप्रदाय, शाही परिवार यहाँ है। क्या तुम डरे हुए हो? मो फैन ने मुस्कुराते हुए पूछा जब उसने देखा कि मो किंगकुआंग अभी भी अपनी आंखों में घृणा के साथ प्रवेश द्वार को घूर रहा है। डरो मत, मो किंगकुआंग ने दांत पीसते हुए कुछ शब्द कहे, मैं उसे मार डालूंगा। तो फिर अंदर जाओ। तुम्हें बस मेरे निर्देशों का पालन करना होगा और तुम भविष्य में इसका बदला ले सकोगे। मो किंगकुआंग ने गंभीरता से सिर हिलाया और मकबरे के प्रवेश द्वार की ओर चल दिया। मकबरे का प्रवेश द्वार पहाड़ों में एक छोटे से बेसिन के किनारे पर स्थित है। पहाड़ की हलचल से एक साफ झरना उभर आया है जिससे पानी फूटता रहता है। प्रवेश द्वार पर कई रक्त शैतान बेले पहरा दे रही हैं, मानो कोई प्रतिबंध हो। 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी व्यक्ति पर हमला किया जा सकता है। रक्तदानव बेल एक अजीबोगरीब पौधा है जो दूसरों को बांध सकता है और उनका मांस खून पी सकता है। यह बेल मजबूत और अटूट होती है। इसके आकार और आकृति को देखते हुए यह शायद 1000 साल पुरानी है। यहाँ तक कि किसी महारथी को भी इसे पार करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपने जो जगह चुनी है वह बहुत अच्छी है। यह पहाड़ों और पानी के पास है और फेंग शुई भी बेहतरीन है। मो फैन मुस्कुराया, समझ नहीं पा रहा था कि फूल चुनने वाले राजा की तारीफ करे या अपने डिजाइन की। मो किंगकुआंग ने दरवाजे के अंदर कदम रखा और उस पर रक्तदानव बेल द्वारा हमला नहीं किया गया, जिसका मतलब था कि वह प्रवेश आवश्यकताओं को पूरा करता था। एक अंधेरे रास्ते से गुजरने के बाद मो किंगकुआंग ने प्रकाश का स्वागत किया। आगे एक हॉल था जो अज्ञात रोशनियों से जगमगा रहा था। हॉल में बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं था। बीच में एक प्राचीन 3 फुट ऊंचा चबूतरा था जिस पर कुछ रहस्यमयी रून खुदे हुए थे जो धीरे धीरे रोशनी में बह रहा था। मंच के सामने एक पत्थर की पट्टिका थी जिस पर लिखा था, इस राजा की विरासत प्राप्त करने के लिए आपको महल में टेलीपोर्ट होना होगा। यह प्लेटफॉर्म मूल रूप से एक टेलीपोर्टेशन एरे था जो एक बार में केवल 10 लोगों को ही ले जा सकता था। अब युआनजियान संप्रदाय के अनुयायियों का एक समूह टेलीपोर्टेशन शुरू करने के लिए कतार में खड़ा था। जैसे ही कोई व्यक्ति संरचना में प्रवेश करता, एक सफेद रोशनी चमकती और वह व्यक्ति गायब हो जाता। लिन यांग बाकी लोगों में से नहीं था। वह शायद खजाना पाने के लिए उत्सुक रहा होगा, इसलिए उसने लाइन में कटौती कर दी। मो किंगकुआंग थोड़ा चिंतित था, यह सोचकर कि अगर वे पहले अंदर गए तो उन्हें फायदा हो सकता है, इसलिए वह भी लाइन में कटौती करना चाहता था। लेकिन मो फैन ने कहा, बस लाइन में प्रतीक्षा करें। पूर्वजों की बात सुनने के बाद मो किंगकुआंग ने अपनी चिंता को दबा दिया और प्रवेश करने के लिए कतार में खड़ा हो गया। जैसे ही उसने उस संरचना में कदम रखा, उसके शरीर में भारहीनता का एहसास हुआ। उसे लगा जैसे वह किसी अज्ञात स्थान में फंस गया हो और एक पल के लिए वह स्तब्ध रह गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को फूलों के समुद्र में पाया। वहाँ पेओनी अजेलिया, पेओनी, गुलाब और कई अन्य किस्में थीं। चारों ओर फूल खिले हुए थे और नजारा बहुत सुंदर था, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसे आसमान दिखाई नहीं दे रहा था। मो किंगकुआंग ने अंदाजा लगाया कि वह जमीन के नीचे किसी तहखाने में होगा। मुझे नहीं पता कि फूलों के राजा ने कौन सी विधि अपनाई जिससे इतने सारे फूल जमीन के नीचे जीवित रह सके और इतनी खूबसूरती से विकसित हो सके। वह वास्तव में फूल प्रेमी है। फूलों का यह समुद्र बहुत बड़ा है जो सैकड़ों मीटर के दायरे में फैला हुआ है, जिसमें अनगिनत फूल हैं। कई और लोग नीचे टेलीपोर्ट हुए और फूलों के समुद्र में दिखाई दिए। यह तो बस एक महल है, ऐसे 10 और महल हैं। मो फैन की आवाज मो किंगकुआंग के दिमाग में गूंज उठी। तो फिर हमें फूल राजा का खजाना खोजने के लिए कहाँ जाना चाहिए? जल्दी मत करो, पहले फूल तोड़ लो, मो फैन ने शांति से कहा। फूल तोड़ रहे हैं? मो किंगकुआंग हैरान था। हाँ, हर एक में से एक चुन लो, कोई भी छूटना नहीं और किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाना। इस भूमिगत महल में ऐसे 10 और महल हैं, हर एक में 10 अलग अलग तरह के फूल हैं। हर एक में से एक चुन लो, मो फैन ने पुष्टि की। राजा निहुआ की कब्र के रहस्य की बात करें तो मो फैन से बेहतर इसे कोई नहीं जानता। राजा निहुआ को जीवन भर फूलों से प्यार रहा। अपनी मृत्यु के बाद उन्होंने 10 महल बनवाए और सैकड़ों फूलों को अपने साथ रखने के लिए उगाया। ये 100 प्रकार के फूल फूलों के राजा के गुप्त खजाने को खोलने की कुंजी हैं। इस पैराग्राफ को लिखते समय मो फैन ने लिन यांग के सार को चुने हुए के रूप में वर्णित करने पर बहुत जोर दिया। चू यानरान को फूलों से प्यार था, इसलिए उसने लिन यांग को 10 फूलों के महलों में जाकर सैकड़ों तरह के फूल चुनने पर मजबूर किया। आखिरकार उसे फूलों के राजा ने चुन लिया और वह इस गुप्त राज्य का सबसे बड़ा विजेता बन गया। कई लोग जिनकी साधना लिन यांग से भी अधिक थी, वे मृत्यु तक लड़ते रहे, लेकिन अंत में उन्हें सांत्वना के रूप में केवल कुछ सहायक गोलियां और आध्यात्मिक फूल और जड़ी बूटियां ही मिली। अब जब मो फैन मो किंगकुआंग की तरफ है तो उसे स्वाभाविक रूप से मो किंगकुआंग को अंतिम विजेता बनने में मदद करनी होगी।
अरे दोस्त, तुम खजाने की तलाश करने के बजाय यहाँ फूल क्यों तोड़ रहे हो? एक युवक जो निरीक्षण करने में कुशल था ने पूछा जब उसने मो किंगकुआंग को एक लबादा पहने और मन की शांति के साथ फूल तोड़ते देखा। बिना ऊपर देखे ही मो किंगकुआंग ने अतिशयोक्तिपूर्ण स्वर में कहा, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि फूलों के राजा को फूल बहुत पसंद हैं। कितना अच्छा होगा अगर हम सभी इन सभी फूलों को घर ले जा सकें। मेरे लिए ये फूल असली खजाने हैं। तुम पागल हो क्या? ये तो बस साधारण जड़ी बूटियां हैं, अमृत भी नहीं। तुम सिर्फ फूल तोड़ने के लिए क्योंगुआ पहाड़ों तक आए हो